हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस लेक्चर में हम लोग आरओ और एआरओ के जितने भी पेपर्स अभी तक आए हैं 2017 से हम स्टार्ट करेंगे। इवन 18 का पेपर हम देखेंगे और वहाँ से लेकर 2001 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो, दोनों के पेपर सॉल्व होंगे। एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें कोई स्लाइड वगैरह नहीं दिया जाएगा, तो ये ऑडियो फॉर्म में होगा। बट जितने फैक्ट्स अभी तक आए हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिक्टेट किए जाएंगे, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तक आपको एक सारे क्वेश्चंस आप एक बार गो थ्रू कर जाएं कि कौन कौन से जो है क्वेश्चंस आर में आए हुए हैं। ठीक है, तो कोई स्लाइड वगैरह इसमें नहीं होगा, ये ऑडियो होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी फैक्चुअल चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं। थर्ड थिंग ये है कि ये सेगमेंट वाइज होगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबका अलग अलग सेगमेंट होगा। और उससे जैसे मान लीजिए मैंने 2018 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया, ठीक है, तो 18 में हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, अलग अलग सेगमेंट वाइज ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, लास्ट में हम हिंदी भी देखेंगे, जो हमारा सेकंड पेपर है उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2017 का है। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पेपर हम हल करेंगे। देखिए, फर्स्ट इसमें क्या है कि इसमें हमें मैच कराना है। इसमें दिया हुआ है पुरातात्विक स्थल और खोजकर्ता का नाम। ठीक है, पुरातात्विक स्थल और खोजकर्ता का नाम। तो पहले तो हड़प्पा देख लेते हैं। हड़प्पा जो है वो दयाराम साहनी ने खोज किया था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। 1932-34 से लेकर 1924-25 तक का इनका टाइम है जब उन्होंने खोज किया। हस्तिनापुर का क्या था? बी लाल। ठीक है, हस्तिनापुर बी लाल। हस्तिनापुर आपको पता है ना कहाँ पे है? तो हस्तिनापुर बी लाल ने किया था 1950-52 की टाइम पीरियड में किया था। तक्षशिला जॉन मार्शल ने किया था। किसने? जॉन मार्शल ने तक्षशिला का 1913 से 1914 के बीच में। और कौशाम्बी NG मजूमदार। ठीक है, कौशाम्बी का किसने? NG मजूमदार, और उन्होंने किया था 1936 to 37। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले खोज किसकी हुई थी, तो अगर हम देख लें कि जो तक्षशिला है वो 1913-14 में खोज लिया गया था मार्शल के द्वारा। उसके बाद जो है फिर आपका आया हड़प्पा, 1932 से 35 का टाइम था। फिर उसके बाद जो है आपका कौशाम्बी है, कौशाम्बी 1936-37 है। और फिर हस्तिनापुर है 1950-52। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि जो है इसमें जैसे कैपिटल्स दिए हुए हैं और स्टेट दिए हैं। जैसे अंग है तो अंग का चंपा हो जाएगा। कौशल का श्रावस्ती। कौशल का एरिया जानते हैं ना, अयोध्या फैजाबाद वाला एरिया था, वो कौशल का एरिया था, कौशल। ठीक है, कौशल। और जो है उसकी जो कैपिटल थी वो श्रावस्ती। ठीक है, वत्स का कौशाम्बी, वस्त्र का कौशाम्बी, और मत्स्य का विराटनगर। ठीक है, मत्स्य का विराटनगर। फिर से देख लीजिए, अंग है जो है उसकी राजधानी चंपा। ठीक है, कौशल का क्या है? कौशल का श्रावस्ती। वत्स का क्या है? कौशाम्बी। और मत्स्य का है विराटनगर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, जो स्वामी महावीर थे उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान अर्जन कहाँ पे हुआ था उनका? तो ये रेजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, रेजुपालिका नदी के किनारे। देखिए सारा कुछ जो भी एक्सप्लेनेशन है विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके पीछे जो बनाने का सोच है, इसके पीछे सोच यही है कि आपका जो एग्ज़ाम के पहले एक बार आप रिवीजन कर लें। एक बार हो सकता है बहुत सारे लोगों ने टच नहीं किया होगा पास्ट ईयर के पेपर, तो जिन्होंने कवर भी कर लिया है उनका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक लेके बैठ सकते हैं, आप उसको देखते रहिएगा, क्योंकि सीरीज़ वाइज के अगर आपके पास पेपर्स नहीं हैं, ठीक है, पास्ट ईयर के पेपर्स नहीं हैं, तो आप सिर्फ इसको सुन लीजिए ध्यान से, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि महावीर का जन्म वैशाली कहाँ पे हुआ था? कुंडाग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और ये जो है वज्जी संघ के जो प्रधान थे सिद्धार्थ। ठीक है, वज्जी संघ के प्रधान सिद्धार्थ थे, उनके घर उनका जन्म हुआ था। और अगर हम देखें कि महावीर के फादर का नाम सिद्धार्थ था और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इनकी माता थी त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। ये लक्ष्मी गणराज की राजकुमारी थी। कौन थी? त्रिशला जो थी वो लक्ष्मी गणराज की राजकुमारी थी, जो चेटक की बहन थी। क्वेश्चन में आता चेटक की पुत्री नहीं थी, चेटक की बहन थी। ठीक है, तो पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, चेटक की बहन थी ये, लक्ष्मी गणराज की राजकुमारी थी। इनकी जो है तथा इनकी पत्नी यशोदा थी। कौन थी? पत्नी यशोदा थी। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग कर दिया था, गृह को त्याग कर दिया था। 12 वर्ष तक कठोर तप किया इन्होंने। अभी पूछ लेता कितने वर्ष तक कठोर तप करने के बाद इनको ज्ञानार्जन हुआ, तो 12 वर्ष। ठीक है, 42 वर्ष की आयु में जो है महावीर ने जो है ऋजुपालिका नदी के निकट जो है इनको साल वृक्ष के नीचे, ये भी पूछता है कौन से वृक्ष के? साल वृक्ष के नीचे, वहाँ पे जिम्ब ग्राम है।
वहाँ पे उनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब होता है, जैनिज़्म में कैवल्य को सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं। तो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और तभी से ये केवलिन कहलाने लगे। कैवल्य की प्राप्ति हुई तो इनको क्या कहा गया, केवलिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए इसमें भी सूची और हमें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, देखिए डेमेट्रियस है, ठीक है, सूची तो देख लेते हैं। डेमेट्रियस, रुद्रदामन और गोंडोफर्नीस और विम। ठीक है, विम कैटफिसिस। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए जो डेमेट्रियस है वो क्या है, हिंदू जो है यूनानी शासक थे। कौन थे, हिंद यूनानी शासक थे। ठीक है, हिंद यूनानी शासक थे। रुद्रदमन कौन थे, और डेमेट्रियस हिंद यूनानी शासक थे, उनका रुद्रदमन जो है वहाँ के शासक थे। ठीक है, तो रुद्रदमन शासक थे। पश्चिमोत्तर भारत में विकसित पल्लव वंश का जो है विख्यात शासक गोंड फर्नवीस थे। ठीक है, पल्लव वंश के अगर विख्यात शासक को देखें तो गोंड फर्नवीस थे। और विम कैटफिसिस जो है कुषाण वंश से संबंधित थे। विम कैटफिसिस कुषाण वंश से संबंधित थे। तो ऐसे हम अगर देखें तो डेमेट्रियस जो थे वो जो है हिंद यूनानी शासक थे। रुद्रदामन कौन थे, वो शक थे। रुद्रदामन कौन थे, शक थे। गोंडो फर्नवीस कौन थे, ये जो है फर्नीस, ये आपके गोंड फर्नवीस ये पल्लव थे। ठीक है, और विम कौन थे, विम जो है कुषाण थे। विम कैटफिसिस जिन्होंने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। अभी आप ये सब चीज़ें अगर आएगा क्वेश्चन में तो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, कथन दिया है और कारण। तो कथन में दिया है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन काल में संस्कृत और जो है प्राकृत और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट हमारा सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। ठीक है, तो ये जो हमारा है दोनों सही है। सातवाहन में वो लोग थोड़ा लिबरल थे, संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अन्य लैंग्वेज जो थी वो जो है उसका जो है डेवलपमेंट हुआ, और साथ में साहित्य रचना जो है संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं में चली। ठीक है, इसमें सातवाहन काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सातवाहन काल की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन एक बार देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि सातवाहन जो काल है, सातवाहन युग है, वो दक्षिण भारत में प्राकृत व संस्कृत दोनों ही भाषाओं का समान रूप से विकसित हुआ। ठीक है, तो इसमें संस्कृत और जो है प्राकृत दोनों ही भाषाएं समान रूप से विकसित हुई थी। सातवाहन राजाओं ने संस्कृत के साथ अन्य लोक भाषाओं या जैसे कि पैशाची, प्राकृत, ये सारी चीज़ें भी इसकी जो है इनमें भी साहित्य की रचना की गई थी। तो सातवाहनों की जो राजभाषा अगर हम देखें तो प्राकृत थी। क्या थी, प्राकृत थी। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है सातवाहनों की जो राजभाषा थी वो क्या थी, प्राकृत थी। अब देखिए गुप्त जो है स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है। गुप्त में जो स्वर्ण मुद्रा थे उसको क्या कहते थे, तो क्या जो है कारशार्पण, दिनार, निष्क और सुवर्ण। ठीक है, तो उसको कहते थे दिनार। ठीक है, दिनार। तो जो है गुप्त स्वर्ण युग था, गुप्त में जो है स्वर्ण युग को क्या, स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे, दिनार कहते थे। तो देखिए गुप्त शासकों का जो जिन्होंने सिक्के चलवाए थे इतिहास में, स्वर्ण गुप्त, एक्चुअली गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि वो साहित्य में आपके जो है वो ये मुद्राएं हो गई, तो बहुत तरीके से जो है ये गुप्त जो है काल था वो बहुत ही अपने जो है हाइट पे था, तो इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता है। और इस युग में बड़ी मात्रा में सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। ठीक है, इसके साथ ही इस युग में सिक्के जो थे वो कलात्मक सौंदर्य और विविधता की दृष्टि से बहुत ही बेजोड़ थे। ठीक है, तो गुप्त शासकों की जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको दिनार और चांदी की मुद्रा को रूपक कहते थे। याद रखिएगा, सोने की मुद्रा को दिनार और चांदी की मुद्रा को रूपक। किस काल में, गुप्त काल में। ठीक है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, तो चांदी के सिक्के को जारी करने वाला मतलब रूपक को जारी करने वाला जो प्रथम शासक थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमें सुमेल करना है। ठीक है, अब इसमें युद्ध दिया हुआ और उनका वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। तो ये जो आपका है जैसे सूची एक है चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण और तालीकोटा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखिए इसमें जो चंदावर का युद्ध है उसका टाइम है 1194, याद कर लीजिए। चंदावर का युद्ध है 1194। अब देखिए ये सब डेट वगैरह तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और एक तरीका और भी होता है कि अगर हम बुक को एक्सप्लेन वे में पढ़ें तो हम जो है एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, और शायद बहुत ज़्यादा याद करने की, फिर भी याद करना तो पड़ता है हमें लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें जो है ये डेट्स को समझना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चंदावर का युद्ध था वो जो है 1194 में, 1194 में चंदावर का युद्ध 94 में हुआ था। ऐसे याद कर लीजिए, चंदावर का युद्ध 94 में हुआ था, लेकिन कब, 1194 में। ठीक है, चंदावर का युद्ध 94 में, 1194 में। ठीक है, अब देखिए तैमूर का आक्रमण, या तिमूर बोलते, तैमूर बोलते, तो उनका आक्रमण जो है
1398 में हुआ था। कब? 1398 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध देखें तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुआ था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध अगर हम देखें, घाघरा का युद्ध देखें तो घाघरा का युद्ध जो है आपका हुआ था 1529 है ना, 1529 में। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध 1529 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में और चंदावर का युद्ध है वो 1194 में। ठीक है, तो एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए चंदावर जो है, इसको चंदावड़ या चंदावर बोलते थे। इनका जो युद्ध हुआ है 1194 में कन्नौज के नरेश जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कन्नौज के जो नरेश थे, जो राजा थे जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के जो है मध्य चंदावर का युद्ध हुआ था। 1398 में तैमूर ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। तब तुगलक साम्राज्य जो है पतोन्मुख या फिर जो उनके जो नसरुद्दीन शाह मोहम्मद शाह तुगलक शासक के रूप में सत्ता में के केंद्र में था। मतलब उस टाइम किसका शासक था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का था। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक का जो है वो सत्ता में था। 1398 में जो है तैमूर ने आक्रमण किया नॉर्दर्न इंडिया पे। तालीकोटा के युद्ध 1565 में हुआ था। तालीकोटा का 1565 में हुआ था दक्षिण के सुल्तानों के संघ तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच। तो विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सुल्तानों के संघ के बीच जो है 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में घाघरा नदी के तट पर बाबर तथा अफगानों के मध्य हुआ था। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था। अब सूची फिर से दी हुई है, हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए सूची में है वल्लभाचार्य, रामानुज और माधवाचार्य। ठीक है, और शंकर और वल्लभाचार्य जो है ये सूची में है कि हमें किसका कौन सा सिद्धांत है, कौन सा मत है। तो देखिए वल्लभाचार्य है पुष्टि मार्ग को करते थे, पुष्टि मार्ग के जो है प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैत। ठीक है, विशिष्टाद्वैत। ठीक है, रामानुज विशिष्टाद्वैत और माधवाचार्य, तो माधवाचार्य जो है द्वैतवाद। ठीक है, माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकराचार्य अद्वैतवाद। ठीक है, तो शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, माधवाचार्य द्वैतवाद के थे, रामानुजन विशिष्टाद्वैतवाद के थे और वल्लभाचार्य जो थे वो पुष्टिवाद के थे। ठीक है, अब देखिए फिर से जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। ठीक है, बाबरनामा किसने लिखा था वो तो ठीक है, लेकिन उनका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो उनका अंग्रेजी में जो अनुवाद बाबरनामा का किया गया था लेडन और रस्किन ने। ठीक है, लेडन और रस्किन ने। तो देखिए बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है। टर्की भाषा में ये भी पूछ लेता है कि कौन सी लैंग्वेज में थी, तो ये तुर्की लैंग्वेज में थी, तुर्की लैंग्वेज या टर्की लैंग्वेज में थी। बाबरनामा जो है बाबर नाम से जानी जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक जो है तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तो मूल जो था वो तुजुक ए बाबरी है। और 1810 में लेडन और रस्किन, ठीक है, लेडन और रस्किन ने जो है बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने किया था? लेडन और रस्किन ने किया था। बाबरनामा का इंग्लिश में जो है उसको जो है अनुवाद किया गया था। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद विलियम रस्किन के अनुवाद को पूरा किया। ठीक है, तो विलियम रस्किन ने इस अनुवाद को पूरा किया। ठीक है, तो बाबरनामा क्या है? पहली बात तो ये टर्की में है। ठीक है, इनका जो है किसने जो है तुजुक के नामा के नाम से बाबरनामा है और ये टर्की लैंग्वेज में है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन, देखिए इसमें बहुत नाम बहुत क्लोज आते हैं, जैसे फिंच है, विलियम हॉकिंस है, विलियम जोन्स है, ये सब नाम आए हुए हैं। कोई शाहजहाँ के टाइम पे आया है, कोई जहांगीर के टाइम पे आया है। ठीक है ना, कोई अकबर के टाइम पे आया है। तो ये चीज़ें आई हुई हैं हिस्ट्री में, इसलिए आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो सकती है। लेकिन बाबरनामा लिखा था लेडन और जो है रस्किन ने। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? ठीक है, मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, जिन्होंने किंग मेकर्स कहा जाता था उनको। ठीक है, तो देखिए किंग मेकर्स हुसैन अली और अब्दुल्ला को, किसको? हुसैन अली और अब्दुल्ला को किंग मेकर्स कहा जाता था। देखिए सैयद बंधु, यही थे सैयद बंधु जो किंग मेकर्स थे। ठीक है, तो सैयद बंधु जो थे वो हुसैन अली और अब्दुल्ला थे, उनके भाई अब्दुल्ला भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। और तत्कालीन मुगल साम्राज्य में इन दोनों भाइयों की एक बहुत खास भूमिका रही। ठीक है, सैयद बंधुओं का राज्य में काफ़ी प्रभाव था। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ये वज़ीर हुआ करते थे, तो ये अपने राज्य में प्रभाव के कारण किसी भी बादशाह मतलब को बनाने की क्षमता रखते, जिसको चाहे उसको बादशाह बना दे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने 1773, अगर आपको 1713 में याद होगा तो फ़ारूक सियर को उन्होंने जो है बादशाह बनाया था। वे अवध के एक उच्च परिवार में उत्पन्न हुए थे और सम्राट बहादुर जो शाह हैं उनके प्रथम के राज्य काल के अंतिम वर्षों में उच्च अधिकारी के पद पे आ गया था। ठीक है, मोहम्मद शाह
के शासनकाल में इनका पतन हो गया। ठीक है, तो ये अवध के जो है उच्च जो है परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये धीरे धीरे बहुत ऊंचाई पे बढ़ने लगे थे। वजीर हो गए और कुछ और हो गए, सलाहकार थे। तो ये जो है इनकी इतनी पावर हो गई थी कि राजा की पावर भी कहीं इनके सामने छोटी दिखती थी। तो वो जिसको चाहते थे उसको राजा बना देते थे। लेकिन हैं कौन वो सैयद बंधु हैं, हुसैन अली और उसके भाई अब्दुल्ला। ठीक है, हुसैन अली और उसके भाई अब्दुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था। ठीक है, दारा शिकोह को कहाँ पे दफनाया गया। अभी इसी पे काम भी चल रहा है। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, करंट अफेयर्स आप देखेंगे तो उसमें जो है दारा शिकोह की कब्र की खुदाई हो रही है फिर से। ठीक है, तो दारा शिकोह किस स्थान पर उनको दफनाया गया था, तो ये है दिल्ली में। ठीक है, दारा शिकोह द्वारा जो है की गई नृशंस हत्या, औरंगजेब द्वारा की गई नृशंस हत्या 1659 के बाद उसके आदेश पर दारा शिकोह का जो शव है वो हुमायूं के मकबरे के पास में ही दिल्ली में दफना दिया गया। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, तो शाहजहाँ दारा शिकोह को बहुत मानते थे। ठीक है, क्योंकि जो औरंगजेब था वो तो आतताई टाइप का था, तो ये दारा शिकोह बहुत इंटेलेक्चुअल थे तो उनको बहुत मानता था। तो ये जब उनको उनकी हत्या करा दिया औरंगजेब ने दारा शिकोह की, तो कहा कि इन्हीं के जो है मकबरे के पास जो है इनको भी दफना दिया जाए। ठीक है, इन्हीं की कब्र के पास इनको भी दफना दिया जाए। बहुत प्रेम करते थे लोग आपस में, तो ये चीज़ थी। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें जो है कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए जो घटनाएं हैं, अब मैं कालाक्रम में ही जो है कालानुक्रम में ही बताऊंगी, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए दौराह या दोहरिया का युद्ध। ठीक है, दौराह ऐसे ही क्वेश्चन उठपटांग पूछते हैं। इवन यूपीपीसी में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सही क्वेश्चन पूछते हैं। आरओ में जो है बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन रहता है इनका। तो देखिए दौराह जो है दोहरिया, और अगर यूपीएससी में चले जाइए तो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन अब आने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। लेकिन वो थोड़ा सा उसका बेस उस तरीके का होता है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूरी पेपर फैक्चुअल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आरओ में फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए दौराह या दोहरिया का युद्ध, दौराह या दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था। ठीक है, तो दौराह या दोहरिया का युद्ध, दौराह या दोहरिया का युद्ध हुमायूं और जो है किसके, अफगानों के बीच, बाबर का जो बेटा था हुमायूं और अफगान के बीच में लड़ाई हुई थी 1532 में। चौसा का युद्ध 1539 में, है ना, 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया। तो चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं जो है पराजित हो गया था शेरशाह सूरी से। ये 1539 में हुआ था। ठीक है, कन्नौज का जो युद्ध है वो 1540 में हुआ था, 1540 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। फिर से हुमायूं पराजित हुआ। और फिर से हुआ सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ के युद्ध में कब हुआ था, 1659 में। ठीक है, 1600 जो है 58 में हुआ था, 1658 में, जहाँ पे शाहजहाँ के पुत्र के बीच उत्तराधिकार का युद्ध था। ये सामूगढ़ का शाहजहाँ के जो पुत्र थे उनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसमें औरंगजेब ने निर्णायक विजय प्राप्त की। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, दौराह का जो युद्ध था वो 1532 में हुआ था। 1532 में हुमायूं और अफगान के बीच हुआ था, अफगान सेनाओं की हार हुई थी। ठीक है, चौसा का युद्ध 1500 जो है 39 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें हुमायूं हारा। ठीक है, कन्नौज के युद्ध में का 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, जो किसके बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी, फिर से हुमायूं हारा। सामूगढ़ का युद्ध शाहजहाँ के पुत्रों के बीच हुआ था, जो उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसमें औरंगजेब जो है बिल्कुल विजयी हो गया था, निर्णायक जो है विजय उसी की हुई थी। निम्नलिखित में कौन जो है जिंदा पीर, ठीक है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, मुगल शासक जो औरंगजेब था उसके सुधारवादी धार्मिक प्रयासों की वजह से। ठीक है, बहुत सारे जो है रिफॉर्म किए थे, ऐसा नहीं है, आतताई तो था लेकिन रिफॉर्म उसने किया था। और तार्किक जो धर्म पालन था उसके आधार पर इतिहासकारों द्वारा उसे जिंदा पीर की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया। अब हम जो है क्वेश्चन देखेंगे, जो आधुनिक भारत से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें जो है प्रमुख संधियाँ और संस्थाएं, आयोग, अधिनियम, ये सारी चीज़ें पे क्वेश्चन होंगे। तो 14th क्वेश्चन इसमें हमारा होगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए मैं व्यवस्थित ही बता रही हूँ आपको। पहले तो आया था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, उनके फादर थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है,
और उनके साथ कौन थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के साथ में कौन थे, ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, तो वो कौन थे जिन्होंने मिलकर नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। तो ये जो है 1928 में यानी 1928 में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। याद करिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। अगस्त जो प्रस्ताव था, है ना, अगस्त प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1940 में आया था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में, ठीक है। तो इसका मतलब नेहरू रिपोर्ट पहले आई थी, 1928 में ही आ गई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में आया। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, ठीक है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आ गया। और वेवेल जो योजना थी वो 14 जून 1945 में आया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, पहले आया नेहरू रिपोर्ट 1928 में, फिर अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 में, क्रिप्स मिशन आया आपका 1942 में, 1942 में, वेवेल प्लान आया 1945 में, जून 1945 में, ठीक है। अब फिर से आपके पास सूची और आपको सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1845 में हुई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। अब भारतीय जनसंघ जो है, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। फिर भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में हुई थी, साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में हुई थी। और AIADMK की 1972 में हुई थी, 1972 में हुई थी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में, भारतीय जनसंघ की 1951 में, भारतीय साम्यवादी दल की 1925 में, और AIADMK की 1972 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो किसने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, वो ए है, ठीक है। 1818 की चाय की चार्टर अधिनियम, ठीक है, 1818 का जो चार्टर अधिनियम था उसने जो है क्या किया है कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत का जो भी व्यापार हो रहा था उसके एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया, ठीक है। हाँ, और इसमें इस साथ में एक चीज़ और हुई थी, इसमें जो है कुछ जो है लिमिट तक जो ब्रिटिश नागरिक थे उनको भारत में के साथ डायरेक्टली व्यापार करने का अधिकार दे दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो ब्रिटिश के नागरिक थे उनके लिए हमारी मार्केट को खोल दिया गया था, ठीक है। ये था हमारा स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ क्वेश्चन है। जैसे देखिए, सूची है और हमें मिलान करना है, ठीक है। तो मैं आपको मिलान ही बताऊंगी, लेखक और उनके जो है जो पुस्तक हैं, ठीक है। तो वीडी सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जो है उनकी जो बुक थी उसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या नाम था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वीडी सावरकर की बुक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आरसी मजूमदार का था द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आरसी मजूमदार ने जो हमारा 1857 की क्रांति हुई थी उसको क्रांति नहीं कहा, उन्होंने कहा ये तो विद्रोह था, और किसका, सिपाही का विद्रोह था। तो मजूमदार का कहना था कि द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। SB चौधरी, उनका कहना था सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। इन्होंने कहा था ये सिविल रिबेलियन है, सिविल रिबेलियन है, जो सिविल जनता है वो जो है म्यूटनी कर रही है, ठीक है, सिविल रिबेलियन एंड इंडियन म्यूटनीज। अशोक मेहता का कहना था द ग्रेट रिबेलियन, ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन, बहुत जो है एक बड़ा विद्रोह। तो वीरी सावरकर जो है राष्ट्रवादी थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए भारत की प्रथम लड़ाई थी ये, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मजूमदार का कहना था द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। SB चौधरी ने कहा सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, क्या कहा, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। अशोक मेहता का था द ग्रेट रिबेलियन, क्या था, द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कौन सा जो है इसमें सुमेलित है, बताना है आपको। तो देखिए, सुमेलित नहीं है तो मैं आपको सुमेलित वाला ही सारा बताती हूँ। देखिए, जो लाहौर प्रस्ताव था वो जो है लाहौर प्रस्ताव फजलुल उल हक के द्वारा दिया गया, ठीक है, लाहौर प्रस्ताव फजलुल उल हक। और पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहदी। गांधीयन जो प्लान था वो SN अग्रवाल, ठीक है, SN अग्रवाल गांधीयन प्लान SN अग्रवाल। लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक, है ना, फजल उल हक। और पीरपुर रिपोर्ट
राजा मोहम्मद मेहदी। जनता की योजना, ठीक है, तो पीपल्स प्लान था, यानी कि जनता की योजना का प्रारूप जो है 1945 में प्रमुख विचारक मानवेंद्र नाथ राय ने प्रस्तुत किया था। तो जनता की जो योजना थी यानी पीपल्स प्लान जो है वो 1945 में मानवेंद्र नाथ राय ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, देखिए विनोबा भावे सत्याग्रह आंदोलन तथा भू आंदोलन से संबंधित रहे। लाहौर प्रस्ताव 1940 में आया और फजल उल हक द्वारा जो है पीरपुर रिपोर्ट दिया गया 1938 में। राजा सईद मोहम्मद मेहदी द्वारा गांधी जो है दिया गया था, कौन सा, सॉरी, पीरपुर जो रिपोर्ट थी वो राजा जो है सईद मोहम्मद मेहदी द्वारा दिया गया था। और अगर 1944 में देखें तो श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कौन सा, गांधीयन प्लान। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो गांधीयन प्लान था वो किसने प्रस्तुत किया था, SN अग्रवाल ने। ठीक है, SN मतलब श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, जनता की योजना पीपल्स प्लान कौन था, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। ठीक है, पीरपुर जो प्लान था वो राजा मोहम्मद मेहदी ने, और लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। ठीक है, बताना है सही है कि गलत है। तो देखिए जो हमारा दोनों ही सही, देखिए ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। ठीक है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने 1932 में। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की थी, जिसके लिए सदस्यों का अब पृथक चुनाव निर्वाचन मंडलों द्वारा होना था। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही है, दोनों ही सही है कि कुछ अल्पसंख्यकों के लिए कुछ जो है सीटों का सुरक्षित कर दिया गया था, और जो है जो उनके लिए पृथक निर्वाचन होना था, निर्वाचन मंडलों से पृथक निर्वाचन होना था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए इस जो है पृथक प्रतिनिधित्व के नियम का कांग्रेस द्वारा बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया था, और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के नाम का एक नया समझौता भारतीय परिदृश्य में के अस्तित्व में जो है प्राप्त कर सका। तो मतलब क्या है कि जो सेपरेट जो निर्वाचन मंडल बनाने की बात की गई थी उसका कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, आपके 19 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से, 19 क्वेश्चन थे। अब जो है हम भूगोल स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो सोन का है। और नदियाँ कौन कौन सी थी, महानदी, सोन, राम, गंगा और गंडक। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सोन का है। देखिए विकल्प में जो दिया गया है उसमें सोन नदी का जलग्रहण सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक कहाँ से निकलती है, ये भी पूछ सकता है। सोन नदी जो होती है, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में जो है प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो जो है ये जो है बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़ आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सोन की सहायक नदियाँ कौन सी है, बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़। ठीक है, बनास, गोपद, रिहंद और कुन्हड़। ठीक है, अब देखिए जो मलमपुझा बांध है वो किस नदी पर है, मलमपुझा बांध किस नदी पे है, तो ये मलपुझा पे है, मलपुझा। देखिए मलमपुझा बांध जो है भारत के केरल में पलक्कड़ में, कहाँ पे, जो मलमपुझा बांध है वो केरल के पलक्कड़ में मलपुझा नदी पर है, जो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भरतपुझा। ठीक है, भरतपुझा की सहायक नदी है मलमपुझा। ठीक है, और जो सबसे बड़ी नदी है वो है पेरियार। ठीक है, अब देखिए चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है, चेरुथानी बांध, तो ये पेरियार पे है। ठीक है, केरल में इडुक्की जिले में स्थित है चेरुपानी जो बांध है, और एक बहुत फेमस बांध है यह, जो है चेरुपानी नदी पर बनाया गया है, जो पेरियार नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, इस बांध का जल जो है विद्युत शक्ति बनाने में जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है। ये हमारा हो गया। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो देखिए ये बस्तर जिले में है। जो चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे, इंद्रावती नदी पे। तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर जो है कहाँ है, अवस्थित है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि जो मलपुझा बांध है वो किस नदी पर अवस्थित है, तो मलपुझा जो है रिवर पे है, और ये जो है दक्षिण भारत में केरल में पलक्कड़ में जो है मलपुझा नदी है। ठीक है, केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये मलपुझा। अब नेक्स्ट हमारा है चेरुथानी बांध। ठीक है, चेरुथानी बांध नदी कहाँ पे अवस्थित है, तो चेरुथानी जो है वो पेरियार में है। ठीक है, चेरुथानी बांध पेरियार में है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये बस्तर में है। ठीक है, बस्तर में है। चित्रकूट जो जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में
इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे? इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। यह जगदलपुर के पश्चिम में जो है स्थित प्राकृतिक जलप्रपात है। तो कहाँ पे? जगदलपुर के पश्चिम में एक प्राकृतिक जलप्रपात है। ठीक है, तो जो है ये चित्रकूट जो जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। ठीक है, इंद्रावती नदी पे है, याद रखिएगा। जो इंद्रावती नदी पे, चित्रकूट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के बस्तर में है, इंद्रावती नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। वेस्टर्न घाट की बात कर रहा है। तो देखिए वेस्टर्न घाट जो है ये एक भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है, भ्रंश से उत्पन्न जो है भ्रंशोत पर्वत है ये। इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ जो है, जो पूर्वी इसका ढाल है वो जो है क्या है? नीचा होता हुआ पठार है। ठीक है, पूर्वी ढाल जो है इस जो पूर्व की तरफ है ना, वो नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी जो खंड है वो लावा यानी बेसाल्ट से आच्छादित है। जो उत्तरी पार्ट है वो लावा और जो है यानी कि बेसाल्ट से आच्छादित है। ठीक है, तो जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, जो पश्चिमी घाट है वो क्या है? वो जो है भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में जो है मिलने से हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है निर्माण जो है किसका? पश्चिमी जो घाट का है वो ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। इसका जो निर्माण है वो स्थल के एक खंड का अरब सागर में मिल जाने से हुआ है। इसका जो पश्चिमी ढाल है वो बहुत तीव्र है और खड़ा है। पश्चिमी ढाल क्या है? बहुत ही तीव्र है और खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल जो है मंद है और सीढ़ी नुमा है। पश्चिमी ढाल क्या है? बहुत तीव्र है, मतलब बहुत तेज़ी से नीचे होता है। ठीक है ना, जैसे माउंटेन पीक से नीचे सट से नीचे निकल जाना, तो वो बहुत तीव्र ढाल होती है। लेकिन धीरे धीरे प्लेटू पे चढ़ रहे हैं वो जो है बहुत मंद ढाल होती है, बहुत तीव्र नहीं होती है। या कहीं हम धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे हो, ये मंद ढाल है। तीव्र मतलब स्टीप जो है स्लोप होता है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक है, पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री भी कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह को बेसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है अगर सह्याद्री में जाएं। और वास्तव में ये जो पर्वत श्रेणी है ये ना होकर प्रायद्वीप पठार का एक जो है भ्रंश है। पर्वत श्रेणी ना होकर प्रायद्वीपीय पठार का एक जो है क्या है? भ्रंश कगार है। दक्षिणी जो सह्याद्री है इसका निर्माण मुख्यतः आर्कियन युग में ग्रेनाइट और नीस के चट्टानों से हुआ। ठीक है, तो ऊपरी जो है आपका सह्याद्री है, वेस्टर्न घाट का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो बेसाल्ट से बना है। अगर हम साउदर्न पार्ट की बात करें तो ये जो है क्या है? ये मतलब दक्षिणी सह्याद्री जो है वो आर्कियन युग में बना है ग्रेनाइट और नीस से। ठीक है, किससे? ग्रेनाइट और नीस से बना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो है ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हम सही सुमेलित युग्म आपको बताएंगे। देखिए जूट जो है वो कहाँ पे ज़्यादा होता है? पश्चिम बंगाल। आप सभी लोग को पता है कि बांग्लादेश में भी जूट बहुत होता है। और अभी जो करंट की सिचुएशन है, बांग्लादेश में जूट की इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे जो है जो प्रोडक्टिविटी जो आउटपुट है, प्रॉफिट है, वो जो सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है, मैक्सिमाइज़ नहीं हो पा रहा है, तो बंद हो रही है। तो बांग्लादेश जो है कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेश और हमारा वेस्ट बंगाल है वो अगल बगल ही सटा हुआ है। तो ये जूट के लिए जो है बहुत फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चाय के लिए। तो चाय के लिए आसाम है, आपको पता है। गन्ना के लिए यूपी है। ठीक है, और अगर रबर की बात करें तो रबर जो है कहाँ का? रबर जो है ये भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं। और इन वृक्षों का जो दूध है जिससे लेटेक्स कहते हैं, उससे जो है रबर तैयार किया जाता है। जैसे टायर होता है ना गाड़ी का, तो ऐसे कैसे आपको टायर जो है होता नहीं, वो काले कलर का रबर भी नहीं होता है, वो लेटेक्स होता है। जो दूध होता है, जैसे आप पेड़ को काटेंगे तो उसमें से दूध जैसा कोई चीज़ निकलता है ना, मिल्की टाइप का, तो ऐसे ही जो है रबर का जो दूध होता है उससे जो है रबर बनाया जाता है। रबर के पेड़ से जो दूध निकलता है उससे हम टायर वगैरह बनाते हैं, उसमें कलर वगैरह डाल के अपने हिसाब से किसी भी कलर का कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो है केरल राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और अगर ऐसे हम देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह में ऑल ओवर वर्ल्ड में रबर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। हमारे इंडिया में केरल है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि रोपाई फसल के बारे में देखना है। कौन सी फसल जो है कि रोपाई की जाती है? तो रोपाई वाला कौन सा फसल है? तो देखिए धान की रोपाई की जाती है। रोपाई धान की जाती है। ठीक है, तो देखिए जो सरसों है, गेहूं है, मक्का है, उसकी बुआई की जाती है। सरसों, गेहूं और मक्का की बुआई की जाती है। धान की, कभी अगर आप गांव में गए हो, कभी देखा हो, तो लोग बैठ के क्या करते हैं कि जो छोटा छोटा पहले धान को लगा देते हैं और उसको शायद बेहन बोलते हैं गांव में। ठीक है, बेहन बोलते हैं, या फिर अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। तो उसको जो है ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा होता है। देखिए आप पानी भरा रहता है और जो जो औरतें होती हैं, जो जेंट्स होते हैं, जो लोग बैठ के उसको क्या करते हैं, उसको पहले उखाड़ते हैं और फिर उसके बाद उसकी रोपाई करते हैं, उसको फिर से लगाते हैं। लेकिन और जो फसलें जैसे सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, उसकी बुआई करते हैं। ठीक है, लेकिन धान की रोपाई होती है, जान लीजिएगा। ठीक है, धान जो है इसको हम जो है उसका साइंटिफिक जो नेम है ओराइजा सटाइवा
ठीक है। तो ओराइजा सैटिवा, तो ये ओराइजा सैटिवा है धान, ये एक प्रमुख फसल है जिसमें चावल जिसे बनाया जाता है, चावल निकलता है, उसकी बालियों से चावल निकलता है। ये भारत सहित एशिया और विश्व के बहुत सारे देशों में जो है मुख्य भोजन है, ठीक है, मुख्य भोजन है। और विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो मक्का का अगर सबसे ज़्यादा देखें तो जो अमेरिका वगैरह में मक्का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइव स्टॉक्स जो होते हैं, जो कनाडा है और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे जो है ये जानवर लोग हैं वो मक्का खाते हैं, ठीक है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का जो है, ये जो हमारी फीडिंग होती है किसके लिए, एनिमल्स के लिए, एनिमल रियरिंग जो करते हैं उनके लिए मक्का की ज़रूरत होती है ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे मक्का के बाद अगर देखें तो सबसे दूसरे नंबर पे जो ज़्यादा जो बड़ी फसल है उसका जो है वो कौन सी है, वो आपकी धान ही है, ठीक है, धान ही है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पे, सिंगरौली जो लघु जल विद्युत परियोजना है, क्या है, लघु जल विद्युत, जल से विद्युत बनाने की परियोजना है सिंगरौली में, वो कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना जो है हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, सोनभद्र, ठीक है। आप वेस्टर्न साइड में यूपी के वेस्टर्न में जाएंगे तो आपको सोनभद्र मिल जाएगा। सोनभद्र जो है कहाँ पे, सिंगरौली में सोनभद्र है, वो जो है जल विद्युत परियोजना है जहाँ से जल से विद्युत निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि काली मिर्च और इलायची का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ये आपको सबको पता है कि काली मिर्च और जो जो है आपका इलायची है वो केरल में होता है, कहाँ पे होता है, केरल में होता है। इसीलिए जो है ये मसालों का सबसे बड़ा जो है केरल में भंडार है एक तरीके का। जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जब आई थी, जो इस्टेब्लिश हुई थी, तो वास्को द गामा इसी की वजह से तो यहाँ पे जो है ये लोग इस्टेब्लिश हुए। वास्को द गामा जब इंडिया में आया तो ये मसालों को ही जो है पहली बार व्यापार किया गया था। और मसाले क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं तो उनके मीट हैं, उनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पेरिशेबल होती हैं, जो ख़राब हो जाती हैं, तो उसको मसालों में अगर प्रिजर्व करके रखेंगे तो वो जो है उनके ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। तो ये मसाले वगैरह बहुत डिमांड में रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, खासकर जहाँ पे जो है कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है, जो ठंड का जो है बहुत ज़्यादा सीज़न लंबे समय तक होता है और एक्सट्रीम कोल्ड पड़ता है, ठीक है। तो मसाले जब लेके जाते हैं तो वो चीज़ें प्रिजर्व कर जाता है ठीक है। तो कहाँ पे, कैलीकट में ही तो आया था, केरल के कोस्ट में कैलीकट में आया था। तो कैलीकट जो है मसालों के लिए आपके जो है स्पेशली कार्डमम एक पहाड़ी भी है वहाँ पे उसी के नाम से। तो कार्डमम और जो है आपका जो ये ब्लैक पेपर है यानी कि इलायची और ये काली मिर्च, ठीक है। तो ये दोनों जो है बहुत फेमस कहाँ पे है, ये जो है आपका ये है आपका केरला में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए 18-19 का अगर आंकड़ा हम देखें तो इलायची का जो शीर्ष उत्पादन जो राज्य है वो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और काली मिर्च के क्षेत्र में अगर हम देखें तो काली मिर्च जो है कर्नाटक है, ठीक है। काली मिर्च में कर्नाटक है और फिर केरल है, तो याद रखिएगा। मसाला अगर हम देखें, कुल मसाला देखें तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात, तो मतलब कुल मसाले में यानी कि जो चिली वगैरह होती है, मिर्च वगैरह कई तरीके की मिर्च होती हैं, तो ये मिर्च वगैरह कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, कुल मसाले में आंध्र प्रदेश है। याद रखिएगा इलायची में केरल है और सेकंड पे जो है हमारा कर्नाटका है। लेकिन अगर हम काली मिर्च की बात करें तो कर्नाटका फर्स्ट पे आ जाता है और केरल सेकंड पे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हम खनिज जो संसाधन है उसके बारे में, हम उद्योग के व्यापार के बारे में देखेंगे। तो अगर हम सोना देखें तो सोना की जो माइंस हैं, ठीक है, माइंस के बारे में पूछ रहा है और जो है आपका ये मेटल और मिनरल, ठीक है, उसको आपको बताना है। तो सोना कहाँ पे होता है, कोलार में, सोना कोलार में होता है, कोयला झरिया में होता है और हीरा जो है पन्ना में, ठीक है, हीरा जो है पन्ना में, ठीक है। पन्ना कहाँ पे, एमपी में है, कोयला जो है झरिया में और सोना जो है कोलार में। कोलार की हट्टी माइंस कहाँ पे हैं, कर्नाटका में है। तो देखिए सोना जो है वो कोलार में, कोयला झरिया में और हीरा जो है पन्ना में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर लौह अयस्क की बात करें हम तो लौह अयस्क में जो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ मिलता है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा के बोनोई में, ठीक है, क्योंझर और मयूरभंज में है एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। तो जो आपका लौह अयस्क है वो कहाँ पे है, ये जो है आपका बोनोई, क्योंझर और जो है मयूरभंज में है, ठीक है। जो है क्योंझर जो है और मयूरभंज में और बोनोई, क्योंझर और मयूरभंज, बोनोई, क्योंझर और मयूरभंज में क्या है, उड़ीसा में है। ये किसके लिए, लौह अयस्क के लिए है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, दो चीज़ हमारे पास है, कथन और कारण देखना है हमें। देखिए चीनी उद्योग दक्षिण भारत में सर्वाधिक विकसित है, ठीक है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण भारत में अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है। तो चीनी का जो महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली अगर देखें तो महाराष्ट्र में तो चीनी उद्योग जो है दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा विकसित है
और गन्ने की प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है वो जो है, और रस की मात्रा जो है वो दक्षिण भारत में सर्वाधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय तथा गन्ना भी उष्णकटिबंधीय फसल है, याद रखिएगा। आदर्श जलवायु उपस्थित होने के कारण जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे गन्ना उगाया जाता है, और ज़्यादा रसीला होता है, ज़्यादा जो है उसमें शर्करा होती है, मतलब जो जितना ज़्यादा उसमें से जूस निकलेगा उतनी ज़्यादा उसमें शर्करा मिल जाएगी, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है वहाँ की। समुद्री जो तट है, जलवायु का प्रभाव, काली मृदा जो है वहाँ की क्षेत्र। ठीक है, कौन कौन सी चीज़, समुद्री तट है, ब्लैक सॉइल है, नमी जो संरक्षण करने की क्षमता है, जो है संग्रहण करने की क्षमता है ना, ट्यूबवेल्स की सिंचाई बहुत विकसित है उधर। ठीक है, तो इसलिए गन्ना जो है काफ़ी जो है अच्छा और मोटा गन्ना होता है। ठीक है, अब गन्ने की ईख देखे होंगे, पतली पतली सी हो सकती है। ठीक है, बहुत जगह, और बहुत जगह हम लोग अगर कभी खेत में अगर आप गए हों तो गन्ना जब खेत में जाके जब गन्ना तोड़ते हैं तो पतला गन्ना नहीं लेते, कभी लेते हैं कभी पतला गन्ना? शायद आप लोग जो लोग गांव में होंगे उनको पता होगा, जो शहर में होंगे उनको पता भी नहीं होगा। ठीक है, उनको तो उन्होंने यही देखा होगा कि मशीनों से गन्ना खूब उसको जो है बार बार गन्ना पेरते हैं, लेकिन गाँव में आप गन्ना खुद खेत में जब जाके लेते हैं तो गन्ना जो है आप मोटा गन्ना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें जो है जूस ज़्यादा होता है, उसमें रस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो गन्ना है वो उसमें जो है रस की मात्रा जो होती है वो कम होती है, साउथ में जो है रस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हाँ, इसी कारण जो है ये सब रीज़न, इसी कारण चीनी उद्योग जो है दक्षिण में अधिक विकसित है। चीनी उद्योग दक्षिण में अधिक विकसित है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। ठीक है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। पहला कौन है आप बता सकते हैं? ठीक है, यहाँ और राइस बाउल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, कौन है ये बता सकते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना पैदा किया जाता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण फसल होने के कारण इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत वार्षिक तापमान। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ये जो गन्ना है उसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो 20 से 27 डिग्री। ठीक है, 20 से 27 डिग्री एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कितना, 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और जो है वर्षा होगी वो 100 से 200 सेंटीमीटर, रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। गन्ने की फसल तैयार होते समय वर्षा का अभाव जो है काफ़ी जो है लाभदायक होता है। ठीक है, वर्षा का अभाव काफ़ी लाभदायक होता है क्योंकि इससे शर्करा की मात्रा में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, जो वर्षा है एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है गन्ने के डेवलपमेंट, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपका जो है गन्ना होता है उसकी शर्करा होती है वो वृद्धि होती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक। और अभी प्रेजेंट टाइम में देखें जो आंकड़े आते हैं एग्जाम में, तो गन्ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है यूपी में हो रहा है। यूपी महाराष्ट्र का जो है चेंज होते रहते हैं, इस बार आप यूपी लगाएंगे जब जो है क्वेश्चन में आएगा तो। ठीक है, तो यूपी जो है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित जो है कहाँ पे लिग्नाइट का भंडार कहाँ नहीं है, तो लिग्नाइट का भंडार कहाँ पे है ये हम देख लेते हैं। देखिए ये लिग्नाइट हमें मिलेगा जो है गुजरात में, पश्चिम बंगाल में और पुडुचेरी में। गुजरात, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी। अगर हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उनकी रिपोर्ट देखें तो इंडियन कोल एंड लिग्नाइट रिसोर्सेज 2018 के अकॉर्डिंग कहा गया कि लिग्नाइट के प्रमुख जो भंडारक हैं, भंडार उत्पादन की बात नहीं कर रही हूँ, भंडार की बात कर रही हूँ, तो भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, पुडुचेरी में है, कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में और पश्चिम बंगाल में है। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट का भंडारण है। लिग्नाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? झारखंड में भंडारण जो है नहीं है, याद रखिएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है सूची जो है मिलाना है। ठीक है, सूची का मेल कराना है। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि जो हमारे प्राकृतिक तत्व हैं, ठीक है, क्या है? प्राकृतिक जो है प्रकृति में प्राप्त पदार्थ हैं और उसकी सूची है, तत्व है। ठीक है, तो हीरा, संगमरमर, रेत और माणिक्य। क्या क्या है? हीरा, संगमरमर, रेत और माणिक्य। और सूची 2 में क्या है? कार्बन, कैल्शियम, सिलिकन और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो है सम्मिलित है, जो है मेल इनका है। हीरा क्या है? हीरा में क्या होता है? किस चीज़ का तत्व है हीरा? प्राकृतिक रूप में पदार्थ है हीरा, लेकिन किसका तत्व है? ये कार्बन का तत्व है। ठीक है, तो हीरा कार्बन से, कोयले लोग तो कहते हैं ना, कोयला और हीरा में आप बहुत बार इस तरीके का कहावत भी सुनते होंगे। तो हीरा जो है वो कार्बन से बना है, संगमरमर कैल्शियम से बना है, रेत जो है सिलिकन है, और माणिक यानी रूबी जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, रूबी क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब देखिए जो हम वर्ड जो है ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है,
अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको आइडिया, आप एक बार देखिए, बहुत फैक्चुअल जो है वो तो है ही इंपॉर्टेंट, फैक्ट्स रिपीट करेंगे आपके लिए एग्जाम में, सही है, बट आप एक बार ये भी देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ताकि आप रिवीजन करें तो वही चीज़ पे फोकस करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लोम्बोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। जो लोम्बोक जल डमरू मध्य है वो किन दो द्वीपों के मध्य, तो क्या पूछ रहा है, जल डमरू मध्य पूछ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट पूछ रहा है, सब ध्यान रखिएगा। तो लोम्बोक जो है वो कहाँ पे है, वो बाली और लोम्बोक के बीच में है, बाली और लोम्बोक के। तो देखिए पानी के ऐसे सक्रिय रास्ते जो दो जो है बड़े जल के समूहों को जोड़ते हैं, पानी के ऐसे सक्रिय रास्ते जो दो बड़े जल समूहों को जोड़ती हैं, जलसंधि या जल डमरू मध्य कहते हैं। लोम्बोक जो है वो जावा सागर को चीन महासागर से, हिंद महासागर से, सॉरी, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह इंडोनेशिया में बाली और लोम्बोक द्वीपों को के बीच स्थित है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है गर्म जो है धारा है, गर्म कौन सी है, तो देखिए फॉकलैंड है, ब्राज़ील है, लेब्राडोर है और कनारी है, ठीक है। फॉकलैंड, ब्राज़ील, लेब्राडोर और कनारी, तो गर्म कौन सी है ये बतानी है। तो देखिए ब्राज़ील जो है, जो ब्राज़ीलियन जो स्ट्रीम है या धारा है वो गर्म है। देखिए ब्राज़ील धारा गर्म है, ये अटलांटिक महासागर के ब्राज़ील तट पर प्रवाहित होती है। फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी ठंडी है। तो याद रखिएगा ब्राज़ील जो है वो गर्म है, फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी, फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी, ठीक है, ये सारी क्या है, ये ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। अब हम आर्थिक भूगोल देखेंगे, उसमें क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए देश है और प्रमुख जो है प्राथमिक निर्यातक हैं। तो देखिए क्या है कि चांद जो है किस चीज़ का निर्यातक है, ठीक है, चांद जो है पेट्रोलियम का, ठीक है, चांद जो है पेट्रोलियम का, नाइजर जो है वो यूरेनियम का, रवांडा कहवा या कॉफ़ी का, और बेनिन जो है वो कपास का। इंपॉर्टेंट है ये सारे जो है किसके, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो अगर आप सोचिए कि क्या आप जो है ये मिलान कर पाते, अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप कैसे कर पाते। अगर आपको ये पता है कि रवांडा ये जनरली लोगों को पता होता है कि रवांडा जो है किसके लिए है, कहवा और काफ़ी के लिए, ठीक है, कहवा और काफ़ी के लिए, तो जो है हमारा सुमेल हो सकता था, ठीक है। तो चांद क्या है, पेट्रोलियम के लिए, चांद क्या है, पेट्रोलियम के लिए। नाइजर जो है वो यूरेनियम के लिए, नाइजर जो है वो यूरेनियम के लिए है। रवांडा है कहवा और कॉफ़ी के लिए, और बेनिन जो है वो कपास के लिए, बेनिन जो है वो है कपास के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर वेस्ट एशिया की बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें, सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो सऊदी अरब जो सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करता है, ठीक है, सऊदी अरब जो है सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन करता है, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी एशिया में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन जो करता है वो सऊदी अरब है, और यह मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है, ठीक है, सुन्नी मुस्लिम देश है। 18-19 का अगर हम देखें तो USA और सऊदी अरब, रूस, ईरान जो है उत्पादक तेलों में से हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादक तेल जो है यहीं से मिलता है। तो USA, सऊदी अरब और रूस और ईरान। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी जो है, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन यही किया था, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन उत्पादन करता है, तो देखिए बी है, ब्राज़ील, नहीं हमने चीनी के बारे में शायद पूछा था, तो ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का उत्पादक है, ठीक है, आप चीनी वाला बता दीजिएगा। ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी के लिए है। तो कॉफ़ी वृक्ष एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा वृक्ष है ये, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है झाड़ी है। विश्व के सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक कौन से हैं, ब्राज़ील है, फिर वियतनाम है, फिर कोलंबिया और फिर इंडोनेशिया है, ठीक है। ब्राज़ील है, फिर वियतनाम है, आजकल वियतनाम की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, तो ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया। और भारत जो है बहुत पीछे है कॉफ़ी उत्पादन में, लेकिन जो कॉफ़ी का जो क्वालिटी होती है भारत में, वो 3 क्वालिटी की कॉफ़ी जो है लगाई जाती है जो है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी, अरेबिका है, ये मैं आपको बता दूँगी अभी, हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए। तो 3 तरीके की कॉफ़ी भारत में होती हैं, और सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी, बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी जिनकी बहुत डिमांड होती है वो भारत में होती हैं, ठीक है। हालांकि क्वांटिटी कम है, बहुत कम जगह होता है, लेकिन जो होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए कौन जो है रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है, तो रूस में क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। रूस के प्राकृतिक संसाधन देख लेते हैं। देखिए वहाँ पे खनिज तेल होता है, कोयला होता है, लौह अयस्क होता है, स्वर्ण होता है, रजत होता है, निकल होता है, कॉपर होता है, टिन है, क्रोमियम है, गैस है, ठीक है, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यूरेनियम उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। तो रूस में यूरेनियम नहीं है, ये जान लीजिएगा, रूस में यूरेनियम नहीं है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जो है आँख बंद करके किसी पे भी टच कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन यूरेनियम नहीं है ना। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। सुपीरियर झील जो है उसमें क्या चीज़ मिलती है, तो लौह अयस्क भंडार है, सुपीरियर जो है लौह अयस्क भंडार है, याद कर लीजिएगा, मतलब लोहा सुपीरियर है वहाँ का, ऐसे समझ लीजिएगा। तो जो सुपीरियर झील है वो क्या है, लौह अयस्क भंडार है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित सुपीरियर झील जो है का वो जो है प्रमुख लौह अयस्क का क्षेत्र है, और यहाँ मेसाबी तथा बर्मेलन
प्रमुख जो है लौह खदानें हैं, कौन सा, मेसाबी या बर्मलिन, ठीक है, ये जो है लौह खदानें हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी हम देखेंगे, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। तो देखिए बैकाल जो है, बैकाल, ठीक है, बैकाल जो है हमें देखना है कि किससे मिलान करना है। बैकाल जो है वो रशियन फेडरेशन है, मलावी अफ्रीका, कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया, और तंगानिका जो है अफ्रीका, ठीक है, तंगानिका कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है। बैकाल जो है वो क्या है, ये जो है रशियन फेडरेशन के अंदर है, मलावी जो है वो अफ्रीका के अंदर, कैस्पियन सागर जो है एशिया और यूरोप दोनों के, और तंगानिका जो है, तंगानिका क्या है, लेक है, तो ये अफ्रीका में है, ठीक है। अब हमारा जनसंख्या से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है, कौन सी यूटीज़ है जिसकी जनसंख्या न्यूनतम है, तो वो है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। तो अभी कुछ यूटीज़ और बनी हैं, तो अब इस बार वाला कौन सा है, लेकिन आपका 2011 से ही पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 2011 में जो है अंडमान और निकोबार है, ठीक है। अब हम एक बार ऐसे देख लेंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग कौन सी यूटी में कहाँ रहते हैं। तो अंडमान निकोबार में सिर्फ 46 लोग रहते हैं, 46 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप की बात करें तो 2149 लोग, ठीक है, 2149 लोग। और दमन और दीव की बात करें तो 2191 लोग, ठीक है। दादर नागर हवेली 7,000 लोग, 700 लोग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो कहाँ पे है, तो डेंसिटी हम सबसे ज़्यादा देखें तो दमन और दीव में है, फिर लक्षद्वीप में है, फिर दादर नागर हवेली में है, और सबसे कम आपका जो है अंडमान और निकोबार में है, ठीक है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित समूह जो इनकी जनसंख्या घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो न्यूनतम है, ठीक है। अब देखिए भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम इंडिया एज अ होल देखें, हमारी कंट्री का देखें हम भारत का, तो 382 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है 382, 382, याद रखिएगा 382 है। अब देखिए इसमें 382 ऐसे हो जाता है कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा, तो सारा अगर हम इंडिया का ही देखते हैं पूरा, तो 382 जो है किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो देश की बात कर रहे हैं मंगोलिया में, और सऊदी अरबिया में, इराक में और अफगानिस्तान में। तो देखिए मंगोलिया एक डेजर्ट टाइप का है, तो मंगोलिया में जो है जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है। तो मंगोलिया सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व के प्रथम स्थान पर है। यहाँ घनत्व 2 व्यक्ति पर जो है वर्ग मीटर है। सोचिए कितना कम है, सिर्फ 2 व्यक्ति, 1 वर्ग किलोमीटर में 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। सऊदी अरब के लिए जो आंकड़ा है वो 16 व्यक्ति है, ठीक है। अफगानिस्तान के लिए 49 है, 49 है, और इराक के लिए 49, वहाँ भी 49 है। तो सबसे कम जो है 2 व्यक्ति, ये मंगोलिया में है। अब देखिए अगर प्रेजेंट टाइम में वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी 2030 तक पहुंचने का अनुमान है, शहरी आबादी कितना हो जाएगा, 575 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन 2017 के अनुसार अगर हम देखें तो 2030 तक 1.5 बिलियन अर्थात 1500 मिलियन पहुंचने का अनुमान है, ठीक है, भारत की जनसंख्या। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या है 31.2 है, ठीक है। तो शहरी जनसंख्या कितनी है हमारी इंडिया में, या शहरीकरण कितना हुआ, तो 31.2 है। और शहरी जनसंख्या 2030 में लगभग 575 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है, तो किसकी है, दादर नागर हवेली की, ठीक है, याद रखिएगा दादर नागर हवेली की न्यूनतम है, ठीक है। मतलब कितनी है, 76.2% है। पुडुचेरी की बात करें तो 85.8% है, चंडीगढ़ 86% है, दिल्ली 86.2% है, अंडमान निकोबार 86.6% है। सोचिए अंडमान निकोबार में और ज़्यादा साक्षरता है। दमन और दीव में 87.1% है, और लक्षद्वीप में 91.8%। सबसे ज़्यादा किसकी है, लक्षद्वीप की, और सबसे कम कितनी, दादर नागर हवेली की है। सबसे कम दादर नागर हवेली की है, सबसे ज़्यादा किसकी है, लक्षद्वीप की है, ठीक है। यूटीज़ की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है 2011 की जनगणना है, उसमें किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है, किसका लिंग अनुपात न्यूनतम है, तो यह है दमन और दीव, ठीक है। दमन और दीव का लिंग अनुपात न्यूनतम है, ठीक है। दमन और दीव का लिंग जो अनुपात है वो न्यूनतम है, ठीक है, याद रखिएगा दमन और दीव का लिंग अनुपात न्यूनतम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता जो दर न्यूनतम किसकी है, वो भी जो आपकी दादर नागर हवेली की है। साक्षरता दर जो है दादर नागर हवेली की है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। दादर नागर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है, और दमन और दीव का जो है वो क्या है, वो जो है लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो है गवर्नेंस, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस को कवर करेंगे, ठीक है।
तो देखिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो केंद्र राज्य की कार्यपालिका और आपात उपबंध से है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित किससे है, ठीक है। भाग 16 किससे संबंधित है, तो भाग 16 जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से है, ठीक है। कुछ वर्ग हैं उनके लिए विशेष उपबंध किया गया, उससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो है कितने भागों में है, टोटल 22 भाग हैं टोटल। और इसमें जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं, 395 395 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। 12 अनुसूची है, ठीक है, शेड्यूल्स हैं और 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट हैं। और अगर आर्टिकल देखें तो 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रशासनिक अधिकरण है, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण किस भाग में है, हाँ ये जो है 16A में है, ठीक है। 16A में है हमारा प्रशासनिक अधिकरण। कुछ विशेष वर्गों के जो उपबंध हैं वो कहाँ पे हैं, वो भाग 16 में है, ठीक है, 16 में है, ठीक है, भाग 16 में है। और प्रशासनिक जो अधिकरण है वो 14A में है, सॉरी ये 14A में है। और संघ और राज्य, जो संघ और राज्य उनके अधीन जो सेवाएं हैं वो भी 14 में है, ठीक है, 14 में है। प्रशासनिक अधिकरण 14A में है, संघ राज्य सेवाएं 14 में हैं। और आपका कुछ विशेष जो है वर्गों के लिए जो उपबंध है वो है आपका ये है 16 में, ठीक है। कुछ विशेष जो है लोगों के जो उपबंध है वो 16 में है। वित्त, संपत्ति, ठीक है, और संविधा और वाद ये जो है आपका 12 में है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी भारतीय संविधान मंत्रिपरिषद, ठीक है। ये इसमें से जो क्वेश्चन है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो, विधान परिषद में कितने माह तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कितने माह तक पड़ा रह सकता है। तो देखिए फिर से देख लीजिए, एक धन विधेयक के अतिरिक्त, धन विधेयक तो का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई भी विधेयक, ऐसा विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया हो, तो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है, तो ये है 3 माह से अधिक नहीं, ठीक है, 3 माह तक मैक्सिमम रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए जो वयस्क मताधिकार है वो है आपका 326 326 जो है वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। देखिए हमारा जो भाग 15 है, भाग 15 के अतिरिक्त अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का प्रदान जो है करता है। कौन सा, आर्टिकल 326, ठीक है। अब एक सेट में संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के हिसाब से जो अनुच्छेद 326 है उसको संशोधित करके मताधिकार की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। पहले 21 वर्ष थी, अभी 18 वर्ष है, ठीक है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन है, 323 में क्या है, लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन है। 324 में है निर्वाचन के अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्रता न होना, ठीक है, मतलब धर्म, जाति, ठीक है, ये सब चीज़ों पे वो अपात्र नहीं हो सकता उसके बेस पर। उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का वादा न किया जाना, ठीक है। तो ऐसा कोई विशेष निर्वाचक नहीं होगा, जैसे कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म और ये जो है माउंटेगू चेम्सफोर्ड में हो गया था, तो ऐसा नहीं होगा। किसी लिंग, जाति, धर्म इसके आधार पे भेद नहीं होगा, ठीक है। तो ये 325 में कहाँ पे 325 में है। तो हमारा 324 में निर्वाचन आपको पता चल गया, 325 में है कि कोई भेद नहीं होगा, 323 में है लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, और 326 में है कि लोकसभा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए यानी कि वयस्क मताधिकार प्रदान करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये जो कुछ समितियां हैं और उनके ईयर्स जो है दिए हुए हैं, समिति है और ईयर्स, ठीक है। तो समितियां कौन सी हैं, पीके थुंगन 1988, अशोक मेहता 1977, BR मेहता 1957 और ML सिंघवी 1968, ठीक है। तो अगर ML सिंघवी आपको याद है तो आप कर पाएंगे। देखिए ML सिंघवी 1986, ठीक है। BR मेहता 1957 और अशोक मेहता है 1977, PK थुंगन है 1988, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें तो BR मेहता जो हैं उनको पंचायती राज का जनक कहा जाता है, BR मेहता को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है ग्रामीण जो स्थानीय शासन का पंचायती राज।
ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर का परिणाम था? तो देखिए एम के गांधी जो है जो हमारा पंचायती राज है वो महात्मा गांधी के सुझाव पे जो है उनका नामांकन किया गया था। तो देखिए महात्मा गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्वराज्य को सशक्त, स्वस्थ और विकासशील बनाना है। ठीक है, ग्राम स्वराज का तात्पर्य है कि गांव को के लोगों को ऐसी सरकार जो हर साधन संसाधन गांव में उपलब्ध करा सके, साथ ही विकास का काम भी कर सके। सरकार जो है के माध्यम से वो जो है डेवलपमेंट का सारा काम जो है गांव में कर सके। इन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए 73वां कौन सा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। कौन सा 73वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में लागू किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान का एक नया भाग 9 जोड़ दिया गया। ठीक है, संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ दिया जिसका शीर्षक है पंचायत। ठीक है, तो इसके द्वारा अनुच्छेद 243 तो 243 में पंचायतों के संबंध में अनेक प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 243 में पंचायतों के संबंध में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी से होगा और इसमें देखिए लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। लाभ और मात्रा अनुपात में सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए बिक्री कीमत में वृद्धि करके, अगर बिक्री हम जो है की कीमत हम बढ़ा दें, एक पेन है अगर 15 रुपये का उसको हम 40 रुपये की बेचने लगे तो हमें लाभ जो है ज़्यादा हो जाएगा, कम कीमत पे लाभ ज़्यादा हो जाएगा। बिक्री मिश्रण को बदलना है ना, बिक्री जो मिश्रण है उसको हम बदल देते हैं, या परिवर्तनशील लागत को कम करना। ठीक है, तो जो लागत है, ठीक है ना, लागत है उसको भी अगर हम कम कर दें तो जो है हमारा क्या हो जाएगा, लाभ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी कि लाभ मात्रा अनुपात ये जो है क्या होता है, ये बिक्री की मात्रा में परिवर्तन के कारण लाभ में परिवर्तन की दर को मापता है। यदि लाभप्रदता की गणना के लिए जो है महत्वपूर्ण अनुपातों में से ये एक है, क्योंकि यह बिक्री के संबंध में अर्जित योगदान को इंगित करता है। समझ लीजिए क्या है। लाभ की मात्रा में सुधार के लिए परिवर्तनशील अनुपात में कमी करना या फिर बिक्री कीमतों को बढ़ा देना। ठीक है, उत्पादों को ऊंचे दाम पे बेच देना, साथ ही जो है बिक्री मिश्रणों को अपनाकर लाभ जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इनटू 100 अपॉन सेल्स। जितना कंट्रीब्यूशन हमने किया है, लागत जितना योगदान लगाया है, गुणे 100 बटे बिक्री। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका अनुपात आ जाएगा लाभ का। तो योगदान बराबर क्या हो सकता है, बिक्री कीमत एवं परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर। ठीक है, बिक्री योगदान क्या है, बिक्री की कीमत और परिवर्तनशील जो लागत है उसके बीच का अंतर। ठीक है, ये हो गया हमारा। गरीबी एवं बेरोजगारी पे हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? तो देखिए किसको, परिवहन के साधनों की संख्या कम, निरंतर जो निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार। तो देखिए निरक्षरता, स्वास्थ्य और रोजगार सब कुछ है, लेकिन परिवहन जो है वगैरह नहीं है इसमें। तो गरीबी रेखा, निर्धनता रेखा, आय की, ये भारत की बात कर रहा है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी डेवलप कंट्री हो तो कुछ चीज़ें जो फैसिलिटीज़ नहीं अवेल कर पा रहे हैं उनको भी गरीब कहा जा रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो है जो व्हीकल वगैरह है उसका नहीं बात कर रहे हो। यहाँ पे तो सभी मेन मुद्दा क्या है, निरक्षरता है, स्वास्थ्य है और रोजगार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है कृषि पे क्वेश्चन है, परिवहन, संचार और वाणिज्य किस अंतर्गत आते हैं? परिवहन, संचार और वाणिज्य ये तृतीय गतिविधियों में आते हैं। तृतीय गतिविधियों, भारत में परिवहन, संचार और वाणिज्य तृतीय गतिविधियों में आते हैं। तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत परिवहन, भंडारण एवं संचारण, बीमा, वित्त, रियल एस्टेट, सार्वजनिक सेवाएं, सामाजिक एवं निजी सेवाएं, ये सब चीज़ें आती हैं। प्रथम जो गतिविधियां हैं, प्रथम गतिविधि में क्या है, कृषि क्षेत्र, और द्वितीय में क्या होता है, विनिर्माण उद्योग से संबंधित। ठीक है, तो प्राइमरी में कृषि है, सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में आपका निर्माण कार्य। ठीक है, टर्शरी में जितनी सर्विस सेक्टर्स हैं, होटल हो गया, व्यापार हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचारण हो गया, बीमा हो गया, रियल एस्टेट है, वित्त है, व्यावसायिक सेवाएं, सामाजिक एवं निजी सेवाएं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी टर्सरी में आएंगी, यानी तृतीय क्षेत्र में आएंगी। मुद्रा और बैंकिंग से क्वेश्चन है, आयात कर व्यापार, आयात मतलब क्या होता है, आने वाला, मतलब इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं। तो आयात अगर कर हम ज़्यादा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, बढ़ाएगा, व्यापार की मात्रा को घटाता है। तो एक बार जेन्युइनली आप सोचिए कि मान लीजिए अगर 100 रुपये का कोई सामान मैं बेच रही हूँ, और अगर मैं मान लीजिए किसी कंट्री, मान लीजिए मैं थाईलैंड जा रही हूँ, बैंकॉक जा रही हूँ, थाईलैंड जा रही हूँ, थाईलैंड में मुझे बेचना है, और निर्यात पे उन्होंने 20 रुपये का टैक्स लगा दिया, 100 रुपये पे 20 रुपये टैक्स लगा दिया है,
तो वो मेरा माल जो है अब वहाँ पे 120 रुपये में बिकेगा, ठीक है। तो अब वो चीज़ 120 रुपये में बिक रहा है, हो सकता है कि बहुत सारे और लोग हों, हो सकता है उनकी जो होम इंडस्ट्री हो, घर में ही जो वहाँ के लोग हों, वो जो है 80 रुपये में ही बना लेते हों और बिक रहा हो, और वही चीज़ मेरी 120 रुपये में बिकेगी, तो कौन ख़रीदेगा। तो क्या है, व्यापार की मात्रा जो है इससे घट जाती है। और इम्पोर्ट जो है, जब जब लोग खरीदेंगे नहीं तो लोग इम्पोर्ट करना जो है एक्सपोर्ट करना नहीं चाहेंगे, तो फिर मैं क्यों बेचना चाहूँगी जब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सही उत्तर जो होगा वो ये होगा, व्यापार की जो मात्रा है उसको घटाता है, ठीक है। किसी भी तरह के उत्पादों या सेवाओं को बाहर के किसी देश से खरीदने या इम्पोर्ट कर, उसको कहते हैं इम्पोर्ट करना। आयात जो कर होता है, यानी कि टैरिफ, आयात कर को टैरिफ बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है में लगाया जाता है। और अगर हम यूजुअली देखें तो जो है ये इसे आयात पर लगाया जाता है, ठीक है। आयात कर जो है व्यापार की मात्रा को घटा देता है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, अगर हम लोग जैसे जो चाइना का इशू हो रहा है, इतने सारे ऐप्स को बैन किया गया है, बात हो रही है, लोग भी बहुत जो है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि वहाँ से कोई सामान नहीं लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो पॉलिसी ला सकते हैं, गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा, टैरिफ लगा दे, तो उनके सामान हमारे यहाँ नहीं बिक पाएंगे। लेकिन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, कोई इस तरीके से किसी की कंट्री के सामान को बैन नहीं कर सकता खड़ा होकर एक ही तरफ से। तो अब वो जनता पे निर्भर करता है कि जनता कितनी चीज़ों को बाइकआउट कर देता है। जनता खुद ही नहीं चाह रही है, ठीक है ना। क्यों नहीं चाह रही है, उस लेवल की चीज़ें हमें मिलती नहीं, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है, जनता की भी अपनी मजबूरी है। अब वो कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे उतनी जो है महंगी चीज़ें हैं, या फिर या तो वो चीज़ें मिलती ही नहीं हैं, वो सस्ते दामों में प्रोवाइड करा देते हैं, तो लोग हैं वो ख़रीद लेते हैं। लेकिन फिर भी एक पैट्रियाटिज़म की फीलिंग होनी चाहिए, अगर हमारे पास नहीं है तो हम थोड़े दिन जो है रुक जाएँ। अगर जो चीज़ें हो सकें, जो बहुत आवश्यक हैं, वो हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें अति आवश्यक नहीं है उस पर हम कुछ दिन होल्ड कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि हम अपने यहाँ मेक इन इंडिया के थ्रू उसको हम बना पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हमारा है, भारतीय जो है रुपए के चालू खाते में परिवर्तनीयता बनाया गया है कब से, 1994 में। देखो 1994 जो है 1994 में भारतीय रुपया चालू खाते की लेन देन में पूरी तरीके से परिवर्तनीय बना दिया गया है, ठीक है ना। कन्वर्टेबल कर दिया गया है भारतीय रुपये को। चालू खाते की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है कि मुद्रा की सीमा पर आवाजाही पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं है, है ना। मुद्रा की जो मुद्रा है, हमारी भारतीय मुद्रा है, उसकी सीमा पार, है ना, सीमा पार। अगर हम एक जो है बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में हम कोई चीज़ लेते खरीदते हैं तो हम रुपए में जो है हम कन्वर्टेबल कर चुके हैं, रुपया हम एक्सेप्ट कर लेंगे, रुपया हम उनको दे भी देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अगर नहीं होता तो हमारा, हम किस पर डिपेंड करते हैं, जो हमारा जो है जो डॉलर है, ठीक है ना। डॉलर जितना हम डॉलर रखे रहते हैं, और डॉलर बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, तो अगर रुपए की कन्वर्टेबिलिटी हो जाती है तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, चालू खाता विनियमितता जो लक्ष्य हैं, सेवाएं और आय के साधनों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित भुगतान पर प्रतिबंध हटाने से संबंधित है, ठीक है ना। तो बहुत सारी जगहों पे प्रतिबंध है कि आप इस मुद्रा में जो है एक्सचेंज नहीं कर सकते, ले नहीं दे नहीं सकते, लेकिन हमारी भारतीय मुद्रा कन्वर्टेबल है, परिवर्तनीय है, पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है 1994 में, ठीक है। अब GST किस तरीके का कर है ये, तो GST जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट जो है टैक्स है। GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर, एक अप्रत्यक्ष कर है जो राज्यों के बीच के करों की सीमा की दूरी जो है को दूर करता है, ठीक है। देखिए क्या करता है ये, राज्यों के, जस्ट सेकेंड, हाँ, जो GST है वो क्या करता है, राज्यों के बीच जो राज्यों के बीच किसी करों की सीमा को दूर करता है, ठीक है। करों की सीमा को दूर करता है, मतलब स्टेट में जो बाउंड्रीज थी डिफरेंट थे, उसको जो है वो कम करता है, और एकल बाजार का निर्माण करता है, मतलब एक इंटीग्रेटेड मार्केट का जो निर्माण करता है। GST के तहत केवल मूल्य संवर्धन पर कर लगेगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता का वहन किया जाएगा, ठीक है। तो ये मूल्य के संवर्धन पे कर लगेगा, और जो अंतिम उपभोक्ता हैं उनके द्वारा वहन किया जाएगा, हर जो है स्टेज पे नहीं लगेगा। GST क्या है, यह GST एक देश एक कर नियम के अंतर्गत आता है, एक देश एक कर के नियम। इसमें सभी 17 करों को एक कर से विस्थापित कर दिया गया। 17 टाइप्स के डिफरेंट करते हैं, उनको एक कर से विस्थापित कर दिया है। भारत में GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है डेट, 1 जुलाई 2017 को भारत में GST का जो है आरंभ किया गया, ठीक है। कब किया गया, 1 जुलाई 2017, ठीक है। देखिए, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है
कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता व सलाहकार कौन होता है। तो देखिए मुद्रा और मामलों में कौन होता है, हमारा आरबीआई होता है, ठीक है। आरबीआई जो है गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं, वो सलाह देते हैं, ठीक है। आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा और वित्तीय मामलों में सलाहकार का काम करते हैं, सरकार के वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार की भूमिका निर्वहन करते हैं ये, ठीक है। तो रिजर्व जो बैंक है वो प्रमुख कार्य होते हैं उसमें सलाह देते हैं सरकार को, और बैंक के खातों का रख रखाव और नियमन भी जो है हमारी आरबीआई ही करती है। अब जो नेक्स्ट हमारा है ये किससे रिलेटेड है क्वेश्चंस, तो ये भारत के विदेशी व्यापार और आर्थिक संगठन, शेयर बाजार वगैरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है उरुग्वे दौरा किससे संबंधित है। तो देखिए उरुग्वे दौरा WTO से भी है और गैट से भी है, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए उरुग्वे जो है गैट के उरुग्वे दौरा 1989 और 93 में विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया था गैट के उरुग्वे दौरे ने 1989 और 93 में, और 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्यिक मंत्रियों ने मार्केश में उरुग्वे, कहाँ पे, मार्केश में उरुग्वे दौरे में फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। और उसके बाद फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो मतलब वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्थापना उरुग्वे दौरे से ही हुई थी, मार्केश में जो हस्ताक्षर किया गया था, समझ रहे बात को। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और 1 जनवरी 1995 में WTO जो है ने स्थान ले लिया इसका, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब साइन हो जाता है तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो जाती है, और इस प्रकार 1948 में जो स्थापित गैट जो होता है उसका स्थान जो है 1948 में गैट की स्थापना होती है। अब गैट का जो जगह होता है 1 जनवरी 1995 में WTO ले लेता है, ठीक है। WTO ले लेता है गैट का स्थान। तो विश्व व्यापार संगठन स्वायत्त संस्था और वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र और संघ का भाग या अधिकरण नहीं है, ठीक है। क्या है ये, विश्व व्यापार संगठन जो है एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है, एक वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है। ये जो है UN के का भाग या उसका अधिकरण नहीं है, समझ रहे ना। तो जो WTO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। वर्तमान में WTO के 164 सदस्य हैं, ठीक है। अब देखिए किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक निर्यात 2017 में किससे रहा, ये जो है आपका ये अभियंत्रिकी वस्तु का रहा, अभियंत्रिकी जो वस्तु हैं उनका रहा। लेकिन आपको पता करना है 2019-20 में किसका रहा, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको कवर करेंगे ही, ठीक है। शुद्ध निर्यात बराबर जो है शुद्ध निर्यात बराबर होता है किस स्थिति में। तो देखिए शुद्ध निर्यात जो है आयात माइनस निर्यात अगर कर दें, ठीक है, तो शुद्ध निर्यात वह मूल होता है जो किसी देश के कुल निर्यात में से कुल आयात को अगर घटा देते हैं तो वो प्राप्त होता है। अगर ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके से, अगर ये धनात्मक है, ठीक है ना, शुद्ध निर्यात होता है कुल निर्यात माइनस कुल आयात, ठीक है। हमने जितना एक्सपोर्ट किया, हमने जितना इंपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा शुद्ध निर्यात निकल जाएगा। लेकिन अब ये अलग चीज़ है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। जो हम अगर हमारा आयात जो है ज़्यादा होगा निर्यात से तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, और निर्यात अगर ज़्यादा होगा, है ना, एक्सपोर्ट अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट के कंपेरिजन में, तो हमारा जो शुद्ध निर्यात है वो पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा है विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न आए थे 2017 के मेंस में, वो हम देखेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है, तो ये जो है FW टेलर हैं, ठीक है। FW टेलर हैं। बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिसका मैनेजमेंट में नाम है, जो MBA में ये सारे जो है इनके मैनेजमेंट की थियरीज़ हैं। हेनरी फियोल की हैं, एल्टन मायो की हैं, चेस्टन बर्नार्ड की हैं। लेकिन जो FW टेलर हैं वो जो है विज्ञान के मतलब जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रबंधक हैं, ठीक है। साइंटिफिक उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये बताया है कि जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैनेजमेंट और साइंस दो चीज़ें अलग होती हैं। मैनेजमेंट में हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्टिव लेवल पे नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं। सब्जेक्टिव मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीज़ें चेंज होती हैं, सबकी अपनी अलग जो है कला होती है, अलग रचनात्मकता होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ साइंटिफिक लेवल पे हो रहा है तो वो जो है यूनिवर्सल होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। अगर जो है ग्रेविटी का जो मूल्य है, अगर ग्रेविटी की जो वैल्यू है 6.8 जी की वैल्यू, ठीक है, तो वो अगर कोई लखनऊ बैठा है तो भी वही है, कोई दिल्ली बैठा है तो भी वही है, कोई जो है कहीं और है वो उसके लिए भी वही है। यानी न्यूटन के जो लॉज हैं वो हर जगह पे सेम होते हैं, ठीक है ना, हमारे इन्वायरमेंट में। लेकिन ये जो
आपके मैनेजमेंट के जो लॉज हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते। तो ये बहुत डिटेल में हम अभी नहीं देखेंगे। देखिए फेडरिक जो टेलर हैं, जो FW टेलर हैं, उनको वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ है कि विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना। ठीक है, 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सेंचुरी के शुरुआत के वर्षों में वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन की शुरुआत FW टेलर ने की। वैज्ञानिक प्रबंधन को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि यह जानने की कला कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, तथा यह देखना कि वे किस प्रकार सबसे उचित व सबसे सस्ते ढंग से कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज़ द आर्ट टू गेट द थिंग्स डन बाय अदर्स। अपना काम दूसरों से करवाने की कला, यही होता है मैनेजमेंट। ठीक है, और कितने चीप जो है, कितने रिजनेबल वे में हम करा सकते हैं। अगर हम जो है कोई चीज़ बनवा रहे हैं, मान लीजिए मैंने बुक ही जो है पब्लिश कराई, तो एक बुक पब्लिश कराने में अगर मेरा जो है 2000 रुपये लग जा रहा है, तो हम क्या उसको 2500 में बेचेंगे, मार्केट में कोई ख़रीदेगा ही नहीं। तो मतलब सस्ती चीज़ में सस्ते दामों में कैसे हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये टेलर है, टेलर ने यही कहा था, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने ही दिया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ध्वनि की प्रबलता। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है, किससे? आवृत्ति से, आयाम से, वेग से और तरंग दैर्ध्य से। तो ध्वनि की तरह जो प्रबलता है वो आयाम से मापी जाती है। आयाम से मतलब इंटेंसिटी, लाउडनेस। ठीक है, इंटेंसिटी। ध्वनि की प्रबलता जो है तीव्रता से जो है तीव्रता, इंटेंसिटी या लाउडनेस ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि की धीमी या मंद या तीव्र गति सुनाई देती है। तो ये जो लाउडनेस है, ये जो इंटेंसिटी है, उससे ध्वनि की जो है आपकी ध्वनि की प्रबलता नापी जाती है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। अगर दूर दृष्टि दोष की समस्या है, किसी को दूर दृष्टि दोष की समस्या है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका? रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना पर बनेगा, रेटिना के आगे बनेगा और अंत बिंदु पे बनेगा। तो देख लीजिए कि याद रख लीजिएगा, जब दूर दृष्टि दोष है, हम साइंस करेंगे तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिएगा कि अगर किसी को दूर दृष्टि दोष की समस्या है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। हमारे आइज़ में रेटिना होती है, तो रेटिना के जस्ट पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो दूर दृष्टि दोष के केस में बनता है। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपर मेट्रोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर मेट्रोपिया। ऐसे व्यक्ति में जो दूर की जो चीज़ें हैं वो आसानी से और साफ देख सकते हैं। देखिए कहा तो गया है कि दूर दृष्टि दोष, लेकिन ऐसा हमें लग रहा है सुनने में कि जो दोष है वो दूर की दृष्टि में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूर की जो है चीज़ें वो साफ देख लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें पास में होती हैं वो बहुत ब्लर, बहुत धुंधली दिखती हैं उनको। ठीक है, अगर बुक आप ऐसे दूर से करें तो थोड़ी दिखेगी भी, लेकिन आप बिल्कुल सामने कर लेंगे तो आपको दिखने में समस्या होगी। ठीक है, तो वो ब्लर दिखने लगेगी। तो इससे जो है हाइपर मेट्रोपिया या फिर दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तु है, जो है ना, जो निकट की वस्तु है प्रतिबिंब और रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, जो दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए उचित शक्ति फोकस दूरी के जो है आभासी ये अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका जो है प्रयोग है वो प्रायः कारक है किस चीज़ का? वो जो है ऊष्मीय प्रदूषण होता है। नाभिकीय ऊर्जा में वायु प्रदूषण नहीं होता, जल भी नहीं होता, ध्वनि भी नहीं होता, वो ऊष्मीय प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है उसके उपयोग के कारण ऊष्मीय प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, थर्मल पोल्यूशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित यानी कि गैर विस्फोटक नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। तो गैर विस्फोटक होती है। अब अगर प्रेजेंट में देखें तो विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन पर जो विद्युत उत्पादन होता है वाणिज्यिक लेवल पे, उसमें जो है हम नाभिकीय विखंडन, ठीक है, फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त जो ऊष्मा होती है पानी को गर्म करके भाप बनाने में काम आती है, जिससे फिर से बिजली उत्पन्न किया जाता है, बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किसका नियम है? ठीक है, तो अभी हमने मेंशन किया था कि अगर एक कोई क्रिया होती है तो उसके जस्ट अपोजिट एक प्रतिक्रिया होती है उसकी। ठीक है, तो वो जो है किसका है? ये है आपका न्यूटन का। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन इज एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि जितने भी एक्शन होते हैं देयर हैव सम अपोजिट
रिएक्शन अगेंस्ट दैट। अब कोई भी एक्शन है उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन होता है, ठीक है। किसी क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। उल्लेखनीय कि न्यूटन ने गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन किया। प्रथम है जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम में क्या होता है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, जब तक आप उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, कोई बाह्य जो है बल आप नहीं लगाते हैं, तो वो वहीं पड़ी रहेगी। जैसे कोई मार्कर रखा हुआ कहीं, आपने उसको पुश नहीं किया तो वो वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। एक तो है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग का नियम, संवेग का नियम, और तीसरा आपका है क्रिया प्रतिक्रिया, अभी हमने जस्ट देखा जो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो माध्यम की आवश्यकता जो है विकिरण के लिए नहीं होती, बाकी जो है संवहन के लिए, चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब विकिरण होता है तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए विकिरण ही एक ऐसा ऊर्जा संचरण का प्रकार है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो याद रखिएगा विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संवहन तथा चालन विधि में ऊष्मा जो है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इन कौन सा मूलभूत कण कौन सा है इसमें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसॉन और क्वार्क, ठीक है। तो मूलभूत मतलब जिससे और कण जो है बने हों, एकदम बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो है मूलभूत, ठीक है। तो ये जो है क्वार्क है, ठीक है। क्वार्क जो है वो मूलभूत कण है। तो देखिए ये जो क्वार्क है वो मूलभूत कण क्यों है। देखिए क्वार्क क्या होता है कि क्वार्क पदार्थ कणों का एक मूलभूत प्रकार है। इससे और ज़्यादा तोड़ा नहीं, उसको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, वो सूक्ष्मतम रूप है। अधिकतर पदार्थ जो हम अपने आसपास देखते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निर्मित होते हैं, और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्वार्क से बने होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फर्दर अगर हम डिवाइड करते जाएं तो हम जो है बिल्कुल जब सबसे लास्ट में जो हम आएंगे तो हमें क्वार्क मिलेगा। हमारे आसपास के समस्त पदार्थ इन्हीं क्वार्कों से निर्मित होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में पाए जाने वाले कण हैं, तथा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कंटिन्यूसली मूव करते थे, रोटेट करते थे। इसी की जो यही अवस्था होती है कि कोई जो है नाभिक होता है, कोई तत्व होता है वो एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, कोई लेस रिएक्टिव होता है। तो इन्हीं की चीज़ों की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रॉन का जो है चक्रण है, जो बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं, उन्हीं की स्थिति के अकॉर्डिंग कोई जो तत्व होता है वो क्या होता है, वो आपका बहुत ही हाईली कभी रिएक्टिव होता है, कभी नहीं होता। तो उसी के डिपेंड करता है। वो केमिस्ट्री में कभी हम देखेंगे तो उसको डिस्कस किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो है कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पाई मेसॉन की खोज एच युकावा ने की थी। पाई मेसॉन की खोज एच युकावा ने की थी। ये एक अस्थायी मूलकण है, मूलकण तो है लेकिन अस्थायी है। मूलभूत कणों के 2 वर्ग होते हैं जिन्हें क्वार्क और लेप्टॉन कहा जाता है। तो देखिए मूलभूत जो कण होते हैं उनके भी 2 जो है क्या होते हैं, रूप होते हैं। एक को तो क्वार्क कहते हैं और एक को लेप्टॉन कहते हैं। लेप्टॉन के बारे में हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमारा जो एम है हमें जल्दी से ये कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेनसिल स्टील, ठीक है, सॉरी स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है, तो लोहे के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है, ठीक है। क्रोमियम मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। जैसे आपने कोई चीज़ स्टील की लेके आए, आप प्लेट लाते हैं, थाली लाते हैं, उसमें जंग नहीं लगती ना कभी, तो वो लोहा ही होता है, लेकिन उसमें स्टेनलेस स्टील में आता है जिसमें जंग रोधी होता है, वो जंग लगता ही नहीं उसमें, ठीक है। अब देखिए जो है ये स्टील जो है का एक ऐसा प्रकार है जिसमें हवा, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से भी ये ख़राब नहीं होता। साधारण स्टील की तुलना में स्टेनलेस स्टील जो होता है वो ज़्यादा ताप सह सकता है, और स्टील में क्रोमियम इसमें मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टील में 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकल मिलाया जाता है। तो लोहे में 2 चीज़ मिलाते हैं हम, क्रोमियम और निकल। 15 to 20% क्रोमियम मिला देंगे और 8 से 10% निकल मिला देंगे, हमारा स्टेनलेस स्टील तैयार हो जाता है, ठीक है। नाभिक के आकार की कोड निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो देखिए 1 × 10⁻15, 1 × 10⁻15, ठीक है। 1 × 10⁻15 जो है वो जो है नाभिक की कोटि होती है। देखिए नाभिक जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म आकार का होता है, और वो परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। सेंटर, नाभिक मतलब होता है सेंटर, ठीक है। तो जो नाभिक होता है वो केंद्र में पाया जाता है, ये धनावेशित होता है। और ये नाभिक में परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान के जितना द्रव्यमान होता है वो टोटल जो है लगभग अराउंड मैक्सिमम जो द्रव्यमान है वो नाभिक में ही पाया जाता है। धनात्मक होता है कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। नाभिक का अस्तित्व से जो जुड़े हुए क्वालिटीज़ हैं इनका पता लगाने के लिए जो हमारी बहुत ही फेमस जो साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने जो है नाभिक का पता लगाया। और नाभिक के आकार की कोटि 1 × 10⁻15 मीटर होती है, एवं नाभिक की त्रिज्या अगर हम देखें, उसका रेडियस देखें तो 10⁻15 मीटर होगा, ठीक है।
अब देखिए कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, तो गहरा नीला रंग कौन देता है कांच को, तो ये देता है कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग दे देता है। अब एक चीज़ क्या देखनी है आपको, फेरिक ऑक्साइड जो है भूरा रंग देता है। ठीक है, कांच में मिलाए जाने वाले कुछ पदार्थ हैं जिनसे कांच का रंग निर्धारित होता है। अगर कांच में हम फेरिक ऑक्साइड मिला दें तो वो भूरे कलर का हो जाएगा। कांच में फेरिक ऑक्साइड मिला दें तो वो भूरे कलर का हो जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड मिला दें तो वो हरा हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दें तो वो गहरा नीला हो जाएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड मिला दें तो चटक लाल रंग का कांच हो जाता है, चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं उससे। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड मिला दें तो नींबू जैसा पीला हो जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर कैडमियम सल्फाइड मिला देते हैं तो वो पीला हो जाएगा, नींबू जैसा पीला हो जाएगा। सेकेंड, हाँ, तो कैडमियम सल्फाइड मिला दें तो वो नींबू जैसा पीला हो जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला देते हैं या कैल्शियम सल्फाइड मिला देते हैं तो वो चटक लाल हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड मिला देते हैं तो गहरा नीला हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला हो जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड से हरा और फेरिक ऑक्साइड से भूरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, तो कौन से विषाणु जनित रोग नहीं ये बताना है। तो देखिए आपका जो है डी है वो क्षय रोग है, मतलब क्षय रोग जो है वो विषाणु जनित नहीं है। बाकी खसरा, रैबीज़ और पोलियो, ठीक है, ये विषाणु जनित हैं, लेकिन जो डी है यानी कि क्षय रोग है वो विषाणु जनित नहीं है। देखिए क्षय रोग मतलब टीबी है ना, टीबी जो होता है विषाणु जनित नहीं होता। ये जो क्षय रोग होता है या तपोदिक जो होता है, तपेदिक, जिसे आम भाषा में टीबी के नाम से जाना जाता है, ये जानलेवा बीमारी होती है। और ये जो है रोग के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जीवाणु से नहीं, जो है आपका विषाणु से नहीं होता, ये जीवाणु से होता है। क्या नाम है इसका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, खसरा, रैबीज़, पोलियो ये वायरस से होता है। ठीक है, खसरा, रैबीज़, पोलियो वायरस होता है। इसके आप देखें ना, इसका वो होता है इम्यूनाइजेशन होता है ना, इसके लिए वैक्सीन्स वगैरह लगती हैं। तो खसरा, रैबीज़ और पोलियो सबके लिए वैक्सीन लगती है। इनका जो है विषाणु के थ्रू ये होते हैं। अब देखिए मॉर्बेली वायरस या रैब्डो वायरस और पोलिमोमाइटाइटिस वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जो आपका खसरा होता है वो मॉर्बेली वायरस की वजह से होता है। जो आपका पोलियो होता है वो रैब्डो वायरस की वजह से होता है। रैबीज़ जो है वो रैब्डो वायरस की वजह से होता है, और पोलियो जो है ये पोलियो मैटाइटिस वायरस की वजह से होता है। आप इसको बस ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें आपको सिर्फ टिक ही लगाना होता है। अगर आपको चीज़ें आपके माइंड में हैं तो आपके आराम से आपके जो है टिक लग जाएंगे एग्ज़ाम में। और ये जो है मैं पहले इसलिए नहीं लाई क्योंकि अभी क्या होता है कि एग्ज़ाम के जस्ट बाद अगर आपने नया नया एक बार रिवीजन किया होगा तो सारी चीज़ें आप जो है एक बार आपके माइंड में रहेंगी वो चीज़। तो रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऐसा कोई विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो आप सभी लोग को पता है ये विटामिन कौन सा है, डी है। ठीक है, विटामिन डी है। तो विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में अगर हम बैठ जाते हैं तो हमारे त्वचा में, हमारी स्किन में बनने लगता है। विटामिन ए जो है वो पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है, गाजर, मछली, तो मछली अगर हम खाएं या फिर लोग वो कॉड लिवर ऑयल खाते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं, ठीक है, या ऑयल लेते हैं उसमें, ठीक है, या जो है मछली को ही डायरेक्टली खाएं या फिर पत्तेदार सब्जियां लेते हैं, ठीक है ना, जो वेजिटेरियंस होते हैं तो वो पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो उसमें विटामिन ए मिल जाता है उनको, वो जो है। अब हम विटामिन ई की बात करें तो ये जो है मेवा में, फल में, ठीक है, मेवा में, फल में, सब्जियों में विभिन्न प्रकार के बीज से प्राप्त होते हैं। विटामिन के जो है क्या होता है, विटामिन ई किससे प्राप्त होता है, विटामिन ई जो है मेवे में, यानी कि ड्राई फ्रूट्स जो हम खाते हैं, आलमंड्स हो गया, बहुत तरीके के ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो उसमें जो है मिल जाते हैं। फल और सब्जियों में और विभिन्न प्रकार के बीजों में, सीड्स भी खा जाते हैं। आजकल न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा जो है इधर उधर हर जगह लोग ये सब कर रहे हैं, तो बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे चिया सीड्स हो गई, वाटरमेलन, और बहुत सारे तरह के सीड्स होते हैं तो उसको खाया जाता है, उसमें विटामिन ई मिल जाता है हमें, विटामिन ए ई जो है मिल जाता है। अब देखिए विटामिन के जो है पत्तेदार सब्जियों और अंडों में पाया जाता है। जो के होता है वो जो है लीफी वेजिटेबल्स और एग्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण और परिस्थिति से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो पर्यावरण और परिस्थिति में हम देखेंगे, देखते हैं। देखिए
इसमें जो है, जो हमारा कथन है वो है जीवमंडल एक खुला विस्तृत तंत्र का उदाहरण है। जीवमंडल एक खुले विस्तृत तंत्र का, बिल्कुल सही बात है। जीवमंडल जो एक खुला हुआ विस्तृत तंत्र है, इसमें सारे जो है, इसमें एटमॉस्फेयर, बायो, जो आपका हमारा जो बायोस्फीयर है ना, जो स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जो है जो आपका जल मंडल है, तो सारे जो मंडल मिला के एक बायोस्फीयर जो है बनाते हैं। बायोस्फीयर मतलब जीव, जहाँ पे जीव रह सके, तो तीनों का ही कॉम्बिनेशन जहाँ पे जीव रहते हैं, तो ये खुला हुआ विस्तृत तंत्र है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जीवमंडल के पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। देखिए, जीवमंडल का जो तंत्र, जो सिस्टम है, वो जो है एक खुले हुए तंत्र का हो, क्योंकि यह भौतिक रूप से जो है कुछ संगठकों से मिलकर, जैसे जीव, जैविक संगठक हैं, अजैविक संगठक हैं, ऊर्जा संगठक हैं, ठीक है ना, तो इनसे मिलकर बना होता है। ये तीनों संगठक आपस में एक दूसरे पर आधारित होते हैं तथा ये संगठक जो है वो परंपरावलंबित हैं तथा बृहद स्तरीय चक्रीय। ये सब आपको नहीं जानना, ये सब क्या है, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, ये सिंपल वर्ड में आप समझिए कि तीनों जो हैं, तीनों जो आपके घटक हैं, संगठक कौन से, जैव, अजैव और ऊर्जा, तीनों आपस में क्या करते हैं, अब जो है वो परस्पर प्रक्रिया करते हैं, एक दूसरे से परस्पर प्रक्रिया करते हैं। जैव अजैव से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जैव जो है ऊर्जा से, जैव ऊर्जा से रिलेटेड होता है, तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जीवमंडल एक खुला हुआ ओपन सिस्टम का उदाहरण भी है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का जो सतत निवेश और आगमन तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता है। ऊर्जा आती और जाती रहती है, ऐसा नहीं कि एक बार एनर्जी सोर्स से आगे तो क्लोज हो गई, अब तो वो जाती ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि दो तरीके की हमारी होती है, एक तो शॉर्ट वेव रेडिएशन, एक लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ जो है भेज देती है ऊपर, शॉर्ट वेव से जो हमारी सन की एनर्जी अर्थ पे आ जाती है, तो इसमें ऊर्जा का बहिर्गमन और अंतर्गमन दोनों ही होता रहता है, ठीक है। अतः कथन ये हमारा सही हो गया। लेकिन जब तक इस जीवमंडल के तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों का निवेश और पदार्थों के तंत्र में बाहर के गमन में संतुलन बना रहता है, तब तक जीवमंडल तंत्र संतुलित दशा में बना रहता है। परंतु जब यह नाजुक संतुलन विक्षुब्ध हो जाए तो जीवमंडल के संतुलन की रक्षा बिगड़ जाती है तथा इस असंतुलन के कारण कई प्रकार की जो पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो जाती है। समझ लीजिए कैसे है ये सब कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा नहीं क्लियर हो रहा, तो मैं समझा देती हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर जो है रेडिएशन की बात करें, अगर सोलर रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन, सन से जो रेडिएशन अर्थ पे आती है, वो सिर्फ जो है हम कवर कर लें। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो वो क्या करती है, जो हमारे जो ताप होता है उसको जो है बहुत देर तक जो है वो अपने में बनाए रखती हैं, जमाए रखती हैं। इसलिए जो इन्वायरमेंट है वो जो है हमारा गर्म रहता है। अगर ये तत्व ना होते तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो गर्म ही नहीं रह पाता, बहुत ठंडी होती, लोग रह ही नहीं पाते। तो इन जो है एलिमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये हमारे इन्वायरमेंट को गर्म बनाए रखती हैं। लेकिन आप अगर सोचें कि इनकी अधिकता हो जाए तो इन्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो लोग रह पाएंगे, ठीक है। तो इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर वो आ रहे हैं तो उनको जाना भी ज़रूरी है। ये एक ब्लैंकेट तो प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट को, लेकिन उनका बाहर निकलना भी ज़रूरी है, नहीं तो हमारा इन्वायरमेंट या तो बहुत ठंडा हो जाएगा या फिर बहुत गर्म हो जाएगा। इसका एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये कहा गया, इसलिए दूसरा गलत है, उसमें कहा है कि आ सकता है, जा नहीं सकता, लेकिन आएगा भी जाएगा भी, तभी तो बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये हो गया ओपन सिस्टम क्यों है आपको पता है, तो ये चीज़ हो गई हमारी, हमने अभी जस्ट समझाया इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैव एवं अजैव घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है। जैव और अजैव घटक, ये उत्पादक जो होते हैं वो बिचौलिया का काम करते हैं। देख लीजिए कैसे। जैव और अजैव घटक पर आपस में परस्पर संबंधित होते हुए एक दूसरे से परस्पर क्रियाकलाप करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए प्रकृति एवं खाद्य श्रृंखला में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। उत्पादक जो होते हैं वो जैविक और अजैविक घटक के संघटकों के बीच में बिचौलिया का काम करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भोज्य पदार्थ बनाते हैं एवं अपनी जड़ों द्वारा अजैव पदार्थ का ग्रहण करते हैं और उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनके लिए जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन का निर्माण करते हैं। तो देखिए उत्पादक कौन है, पहले बात तो जैव और अजैव के बीच का जो घटक है, उत्पादक जो कनेक्टिंग लिंक है, आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी उत्पादक है कौन। तो उत्पादक वो होता है जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा हो। हम तो प्रोड्यूस नहीं करते, किचन में खाना बनाने का मतलब थोड़ी ना कि हम जो है फूड के प्रोड्यूसर हो गए। या फिर अगर कोई किसान जो है खेती कर रहे हैं तो किसान जो है बिल्कुल वो जो है सबके पालक तो हैं, ये बात तो सही है, लेकिन जो किसान है वो नहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर आप माइक्रो लेवल पे जाके देखिए तो जो पौधे हैं वो असली प्रोड्यूसर्स हैं। वो सूर्य से जो है एनर्जी लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं,
उस वो जो है सूक्ष्म तत्व जो है अर्थ से लेते हैं और तब वो फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो सही में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो वही होते हैं, और वो दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं, चाहे जैविक हो अजैविक हो। कैसे? अंदर से माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो ले लिया उन्होंने जो अजैविक था, और फिर एक जैविक चीज़ एक बना दिया। क्या बना दिया? एक उन्होंने जो फिर उन्होंने क्या बनाया? फूड ग्रेन बनाया। और वो जो है जो लिविंग बीइंग्स हैं जो हम लोग हैं वो खाते हैं। तो हमारे और उस निर्जीव चीज़ जो एलिमेंट था जो धरती से लिया गया था उनके बीच में कौन जोड़ रहा है? वो पौधे जोड़ रहे हैं, ठीक है, जैविक को और अजैविक, इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन का परत का रक्षण निम्नलिखित में से किस जो है क्षरण, रक्षण नहीं क्षरण, तो क्षरण किसकी वजह से हो रहा है? तो जैसे देखिए क्षरण जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। अब देखिए ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर हमारे ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर होता है। अगर ओजोन लेयर ना रहे तो जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, यूवी रेज़ हैं, आपने देखा होगा कि जो जो गर्ल्स होती हैं वो क्या, या बॉयज़ भी होते हैं, क्योंकि गर्ल्स ही क्योंकि कहा जाए, अभी आजकल सभी लोग लगाते हैं। तो जो सनस्क्रीन होते हैं वो अपने फेस पे अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं ताकि जो सन की यूवी रेज़ हैं वो डायरेक्टली उनको हिट ना कर सके। तो क्या होता है, वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि स्किन काली हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, तो इसलिए वो लगा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करती हैं स्किन। लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो यूवी रेज़ जो होती हैं वो जो है स्किन में कैंसर प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ओजोन होल जो है वो हमारा जो जो सनस्क्रीन है ना, जो हमारे पृथ्वी का जो सनस्क्रीन है, अभी ह्यूमन बीइंग का सनस्क्रीन तो बहुत सारे जो कंपनीज़ निकालती हैं, लेकिन जो पृथ्वी के सनस्क्रीन है वो ओजोन लेयर है, ठीक है ना। ओजोन लेयर जो है पृथ्वी के सनस्क्रीन का काम करता है, वो जो है यूवी रेज़ को पीछे फेंक देता है, वो आने नहीं देता अंदर, ठीक है। तो अगर वही ओजोन लेयर में होल हो जाता है तो वो डायरेक्टली हमारे ऊपर आएगी, हम कितना भी सनस्क्रीन लगा लेंगे प्रॉब्लम होगी होगी, इवन स्किन कैंसर हो जाएगा, ब्लैक का तो छोड़ दीजिए। तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे हाँ, तो ये जो CFC गैसेज़ हैं, देखिए ऊपरी वायुमंडल में ओजोन जो परत होती है उनका क्षरण यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से हो रहा है। CFC गैसेज़ कौन होती हैं? CFC एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे? कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु से मिलकर। इनका उपयोग जो है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर बनाने में किया जाता है, परंतु इसमें निकलने वाली जो क्लोरीन गैस है, गैस से ओजोन को काफ़ी क्षय हो जाता है और वो क्रमबद्ध रूप से उन उपकरणों का जो सुधार किया जा रहा है। अब देखिए जो ओजोन लेयर से जो चीज़ जो प्रोटोकॉल है वो जुड़ा हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के छीड़ करने के जो है पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो ओजोन की परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उनके पदार्थों का जो है उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है। मतलब ऐसे जो CFC गैसेस हैं उनका प्रोडक्शन ना हो पाए, ठीक है। तो देखिए CFC गैसेस जो हैं बहुत सारे हमारे घर में इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करें, जैसे मान लीजिए हमारा वो हो गया AC हो गया, एयर कंडीशनिंग, उससे भी जो गैसेस निकलती है जो ओजोन लेयर को ख़राब कर रही हैं। बाकी आपका जो है जो रेफ्रिजरेटर वो तो है ही, लेकिन आप जनरली ये देखेंगे कि जिस कमरे में सोया जाता है उस कमरे में रेफ्रिजरेटर नहीं रखा जाता, फ्रिज को। क्यों? क्योंकि उससे जो गैस निकलती है वो बहुत हार्मफुल होती है, तो हम उसको किसी दूसरे कमरे में रखते हैं। वही जो गैस निकलती है वो CFC गैस होती है, ठीक है ना। जो कहते हैं ना कि गैस ख़त्म हो गई तो कूलिंग नहीं हो रही है उसके अंदर, तो वो CFC गैसेस ही होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक जो है हरित गृह गैस नहीं है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं होता, बाकी जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। अब देखिए पहली बात तो ग्रीन हाउस गैस एक बार समझ लीजिए क्या है। देखिए ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। हाँ, देखिए ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है कि ये जो गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैस समझ लीजिए कि जो मैंने बताया कि जो ब्लैंकेट का काम करती हैं, जो हमारे जो है अर्थ के अंदर जो रेडिएशन आ गई, जो गर्मी जो ऊष्मा आ गई, ऊष्मा को वो कंबल बना लेती हैं, वो बाहर जाने नहीं देती। जैसे हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी की जो ऊष्मा होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, तो हमें ठंड नहीं लगती है। तो ऐसे ही वो जो है बाहर आ जाते हैं, जो हमारे अंदर आ जाते हैं, तो वो ये गैसें जो हैं वो ऊष्मा वो ब्लैंकेट का काम कर देती हैं और बाहर नहीं जाने देती। तो एक हद तक तो ये सही है कि हमारा जो है जो अर्थ है, पृथ्वी है, बहुत ठंडा नहीं होने पाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऊष्मा अगर हम अंदर कर लेते तो बहुत सारे हमारे हार्म्स हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे प्लांट की स्पीशीज़ हैं जो वो ख़राब हो जाते हैं। तो
तो इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये जो गैसेज़ हैं उनको, उन गैसेज़ को जो ब्लैंकेट बना लेते हैं उनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जैसे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया और जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज़ भी हैं। कौन है? ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है नेक्स्ट, एक सेकेंड मैं देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट संबंध जो है इसमें से कौन सा कथन जो है सही है या गलत है। तो आपको मैं इसके जो कथन जो आ सकते हैं एग्जाम में वो मैं बता दे रही हूँ। देखिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो भारत सरकार के पर्यावरण एवं जो है वन मंत्रालय, कौन सरकार का, भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1992 में, कब 1992 में एशियाई जंगली हाथियों के लिए वन्यजीव संरक्षण प्रदान करने के लिए था। ठीक है, एशियाई जो जंगली हाथी उनको जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है किया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है वो मानव और हाथी के टकराव की जो है स्थिति को कम करने के लिए। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मानव और हाथी का जो है एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य है, वहाँ पे बहुत लोग जो है घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं और हाथी जो है उनका जो आपका इकोसिस्टम है वो क्लोज़ होने के कारण और कम धीरे धीरे श्रिंक हो जा रहा है, उसकी वजह से वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और जो है बहुत बार मार दिए जाते हैं हाथी, या बहुत बार ह्यूमन बींग्स की जो है मार दिया जाता है जानवरों के थ्रू। तो इसकी जो है इसके बचाए अभी अभी जो करंट इशू था, आपने देखा होगा कि कर्नाटक वहाँ पे केरला में एक हथनी थी जिसको जो है पाइनएप्पल में उसके अंदर बारूद रख के वो खिला दिया गया और वो जो है पेट में जाते ही वो बारूद फट गया, उसके बीच में एक बच्चा भी था और वो जो है हथनी तड़प तड़प के मर गई। तो ऐसी स्थिति जो है ना उत्पन्न हो पाए, तो इसके लिए जो है वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की थी। वो कहाँ पे की थी? वो चेन्नई में किया गया था। ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन था। अब देखिए प्रादेशिक समानाधिकार दिया हुआ, एक बार हम देख लेते हैं प्रादेशिक में। देखिए लखनऊ महानगर के संबंध में कौन सा विचार कथन सही है ये बता रहे हैं। तो देखिए लखनऊ के बारे में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवाब असफुद्दौला के नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया गया। तो किसने किया था? नवाब असफुद्दौला ने जो है इसको विकसित किया था। और ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसे जो है सुगठित विकास किया था इसका। ठीक है, तो ये सही है हमारा। नेक्स्ट हमारा है कि जनजाति दीपावली कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो देखिए थारू है। कौन है? थारू है। थारू एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जैसे रोटी जो है कहा जाता है, जो भेंट होती है उसको रोटी कहते हैं, अपने पूर्वजों को रोटी प्रदान करते हैं। जो थारू जनजाति होते हैं वो लोग देश के तराई क्षेत्र में जो है क्षेत्र के जो है 5 जिलों में रहते हैं। जो तराई क्षेत्र है, तराई आपको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा तराई क्या होता है।